नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आपका स्वागत है। हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर सांख्यिकी का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डाटा के संकलन के बारे में देख लिया था और थोड़ा सा हमने प्रस्तुत उसको कैसे करते हैं ये भी सीख लिया था। आज हम वापस से अपना जो आयत चित्र है हिस्टोग्राम, यहाँ पे अपनी क्लास एंड हुई थी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है तो वो क्या क्या पढ़ लिया था। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ये हम पढ़ चुके हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। इसके बाद में हमने कुछ जो है ये चार्ट की बात की थी, तो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये देखिए, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं, एक बार आप वापस से रिकॉल कर लीजिए। ग्राफीय निरूपण में हमने देखा था कि 3 टाइप से इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय और बारंबारता फ्रीक्वेंसी के रूप में, और लीनियर ग्राफ। ठीक है, फिर ज्यामिति को हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें बार ग्राफ, दंड आरेख देख लिया था। पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट में हमने देख लिया था और इसका क्वेश्चन भी एक कर लिया था हमने। अब है बारंबारता की बात, बारंबारता चित्र की। तो इसमें हम आयत चित्र हिस्टोग्राम को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी से अपन वापस स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे बहुभुज आवृत्ति चित्र और ओजाइव। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। और जब अगर क्वेश्चन उसको सॉल्व कराना रहता है तो वो ज़्यादातर पाई चार्ट के क्वेश्चन देता है, तो हम पाई चार्ट के क्वेश्चन भी करेंगे और बार ग्राफ के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लीनियर ग्राफ जो है वो तो सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इससे क्वेश्चन भी जनरली नहीं बनता है, इसको आप सब जानते भी हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ अपन देख चुके, पाई चार्ट देख चुके, वापस से हम इनको रिकॉल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को जो पहले पढ़ना है इसको डिस्कस करते हैं, ताकि ये अच्छे से पहले आपके दिमाग में बैठे और फिर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को आज की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, ये है हमें आयत चित्र। तो आयत चित्र में हमने देखा था कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे हम क्या लेते हैं, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष मतलब अपना क्षैतिज जो लाइन है, ठीक है, जो ये क्षैतिज लाइन है हॉरिजॉन्टली, इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो अपनी वर्टिकली ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है, खड़ी हुई लाइन जो है, इसी को अपन वाई अक्ष कहते हैं, ये वाई अक्ष है। और इस पर हम बारंबारता आवृत्ति को लिखते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष पे हम चर के मूल्य या वर्ग को लिखते हैं, जो कि बात अपन ने यहाँ पे कर ही ली थी। और यहाँ पे जो प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई है, प्रत्येक ये जो अपन ने क्या बनाया है, आयत बनाया है, इसकी चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। ठीक है, अब जो है ऊंचाई, जो ऊंचाई है इसकी आयत की, ठीक है, आयत जो है, दंड है, जो भी आप इसको कह सकते हो, तो इसकी ऊंचाई जितनी बढ़ेगी उतनी ही बारंबारता बढ़ती जाती है। ये इस ग्राफ से अपन को पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, और ये जो आपको दिख रहा है ये समानुपाती का चिन्ह है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ऊंचाई जो है किसके समानुपाती होती है, बारंबारता के समानुपाती होती है। अब समानुपाती चिन्ह का मतलब क्या है, समानुपाती प्रोपोर्शनल जो है इसको बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जितनी रेशियो में ये ऊंचाई बढ़ेगी उसी अनुपात में क्या है, ये बारंबारता बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हमने ऊंचाई बढ़ाई तो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा क्या है, ये वाला जो अपना आयत है या फिर दंड है, ये सबसे ऊपर है, तो यहाँ की जो है ये ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, देखो 8 है। और ये जो है ई वाले में क्या है, ये इसकी ऊंचाई कम है, यहाँ तक है, तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी भी कम है। कितनी है ये, लगभग 5 है। तो इस ग्राफ से देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो है बारंबारता किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। इससे अपन बहुलक वगैरह फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट ग्राफ से। ओके, अब यहाँ पे जो ये टेबल बनी हुई है, इससे हमने क्या देखा, देखो ऊंचाई बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी तो फिर ये फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। ये ग्राफ से मैंने आपको कल भी समझा दिया था और आज भी वापस हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब जो है यहाँ पे देखें तो ये सतत वर्ग अंतराल क्या होता है और असतत, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये अब अपने आगे काम में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आयत चित्र जो है उसके हम 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टाइप्स जो हैं इसके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आरपीएससी की इच्छा है वो कुछ भी कर सकती है, तो हम जो है जितना अपन से पॉसिबल होगा वो सारी चीज़ें पढ़ के चलेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपका कुछ भी चीज़ जो है स्किप नहीं हो। फिर भी कुछ अगर स्किप हो जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए अपन आगे और जो भी क्लासेस करेंगे उसमें उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी पूरी थ्योरी है ये कहाँ से अपन पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, 14th है या फिर 15th है, जो भी है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक वाला, वो आपके है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माध्य वाला जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी से, देखना चाहते हो कि भाई मैम अपन को सही पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही, कहाँ से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप आराम से चेक कर सकते हो भाई आपको जो है कहाँ से क्या पढ़ाया जा रहा है।
खूब आप विश्वास करके और फिर पढ़िए। बिल्कुल आपके मन में डाउट है तो उसको ज़रूर दूर कीजिए। तो माध्य माध्यिका वाला अपन देखेंगे 10th क्लास से। 10th क्लास का भी वो प्रायिकता से पहले वाला ही चैप्टर है, सांख्यिकी के नाम से आपको मिल जाएगा। दोनों में सांख्यिकी के नाम से ये 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, ठीक है। तो सांख्यिकी के दोनों चैप्टर आप देख सकते हो और वहीं से अपन ने सारी चीज़ें ली हैं। उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। आराम से आप विश्वास करके पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम जब आप दे के आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, अच्छा ही कंटेंट था, हमने ध्यान दिया नहीं दिया वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी। हर जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो सतत और असतत है, ये वर्ड बार बार अपने पास में आएगा, ठीक है। सतत और ये असतत। तो सतत का मतलब तो सीधा सा ये है कि देखो ये जो है ना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में इस तरह से वो अपन को देता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। यहाँ पे 10-10 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 का गैप है। और एक चीज़ जो है नोटिस करनी है, नोटिस क्या करना है कि जो भाई ये जो है पहला वर्ग, इसकी जो हाइयर लिमिट है, मतलब जो इसका अधिकतम मान है, वो दूसरा जो वर्ग है उससे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये 10 पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा जो है इसके बाद वाला वर्ग अंतराल वो 10 से स्टार्ट होना चाहिए, सीधी भाषा में ये है, ठीक है। अब ये 20 पे ख़त्म हुआ तो ये नेक्स्ट वाला वर्ग अंतराल 20 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर ये 30 पे ख़त्म हुआ, ये होना चाहिए 30 से स्टार्ट। इस तरह से ये चलता रहता है। और यहाँ पे आपको जो है एफ मतलब बारंबारता, आवृत्ति दी हुई रहती है, ओके। तो ये बारंबारता दी हुई रहती है। अब हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और फाइंड करनी रहती है। एक्स की वैल्यू मतलब जो है वर्ग, ये हमें फाइंड करना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो ये दोनों हैं, ठीक है, ये वर्ग अंतराल जो है इन दोनों को जोड़ के वर्ग अंतराल की, ये तो क्या है 0, तो इसकी निम्न सीमा है और ये 10 क्या है इसकी अपर लिमिट है, उच्च सीमा। तो इन दोनों को जोड़ के और इसमें 2 का भाग दे देते हैं, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। सिंपल सी भाषा में ये है कि इन दोनों का एवरेज, तो 0 + 10/2 अगर आप करोगे तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे करोगे 10 और 20 तो ये 30 हो गया, 30 का आधा 15। यहाँ पे हो जाएगा 20 और 30 50, 50 का आधा हो जाएगा 25। यहाँ पे हो जाएगा 30 और 40 70, 70 का आधा 35। तो ये हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो इसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया आपको, तो ये मैंने यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपको पीडीएफ मिलेगी तो कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आराम से आप इसमें देख लेना अपने नोट्स, लेकिन खुद बनाना। ये नहीं कि मैम ने पीडीएफ दे दी तो अपन इसको ही सजो के रखते हैं, इसमें अच्छा अच्छा दिख रहा है तो इसी से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लास्ट में आप अगर ये क्लास देख रहे हो एंड टाइम पे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, तभी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सूत्र लिख देती हूँ आपके लिए, जो कि क्या है अपना वर्ग चिन्ह फाइंड करने का। तो क्या है ये, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अभी नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम किसके फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं, ये एक्स जो अपन ने फाइंड किया ना इसके लिए, ठीक है। अब ये तो सतत की बात हो गई, मतलब कंटिन्यूस की बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है असतत। असतत का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आप क्या देखना है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, 10 पे ख़त्म हुआ, लेकिन ये 11 से स्टार्ट हुआ है। ये 10 के बाद यहाँ 10 से स्टार्ट ना होकर एक ज़्यादा 11 से स्टार्ट हुआ। ये 20 पे कंप्लीट हुआ, ये लेकिन 21 से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे क्या हो गया, इसमें ये गड़बड़ है हो गई। तो ये क्या है, असतत कहलाएगा अपना। अब इन्हीं दोनों बातों को लेकर के अपन आगे बात करेंगे, है ना। तो चलते हैं अब अपन आयत चित्र जो है इसके टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आयत चित्र के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आपका थोड़ा सा समय बच जाए, ओके। तो 3 तरह के प्रकार अपन इसके देखने वाले हैं, क्या क्या हैं। तो देखो, वर्गीकृत और सतत और समान अंतराल। वर्गीकृत हो, सतत हो और समान अंतराल हो। वर्गीकृत हो, सतत हो लेकिन असमान अंतराल हो, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया है, वर्गीकृत और असतत। अब मैम आपने ये असतत वर्ड का मतलब तो बता दिया है और असतत का भी बता दिया, लेकिन ये वर्गीकृत हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, ये भी तो बताइए, ये कौन बताएगा। तो ये भी बता देते हैं, इसमें क्या है, आपको सिखा रहे हैं तो सारा ही सिखाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले वर्गीकृत और अवर्गीकृत को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा है मैंने वर्गीकृत, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्या, अवर्गीकृत। अब देखिए वर्गीकृत का मतलब तो क्या है कि डाटा जो अपन को दिया हुआ होगा, कोई भी डाटा, ठीक है। तो जो भी डाटा दिया है उसको एक ग्रुप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, एक ग्रुप में लिखना है, एक समूह में जो है उसको अपन को बांटना है। सिंपल सा मतलब आप ये समझिए।
दूसरा अवर्गीकृत का मतलब क्या होगा? अवर्गीकृत का मतलब अपने पास में है कि जो डाटा है अपने पास, ठीक है, जो भी डाटा है उसको बिना ग्रुप के, ठीक है, बिना ग्रुप के ही अपन को उसको लिखना है। मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आएंगे। क्या आएंगे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये तो आपने लिख दिया तो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल दे देते तो और अच्छा हो जाता। तो एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, वर्गीकृत में हमने जो अभी ऊपर देखा है, जैसे अपने क्लास में डिवाइड रहता है वो क्लासेज में कैसे, ये देखो 0 से 10 लिखा, ये 10 से 20 लिख दिया, 20 से 30, तो इस तरह से ग्रुप में कि भाई 0 से 10 वाले बच्चे इतने हैं, ठीक है, 10 से 20 एज वाले इतने हैं, ऐसे मान लो, 20 से 30 वाले इतने हैं, इनके सामने कुछ भी जो भी लिखा रहता है ये अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये अवर्गीकृत में क्या है? अवर्गीकृत में क्या हो जाता है कि डायरेक्ट ही हमें दिया रहता है कि भाई यहाँ पे अपने मान लीजिए कि एक जो है आपने स्कूल में क्या लिया, बच्चों का टेस्ट लिया। अब टेस्ट लिया तो आपने क्या किया, वहाँ पे उनकी कॉपी चेक की, कॉपी चेक की तो आपने उनके मार्क्स जो है वो टोटल करके लिख लिए। अब मार्क्स जो है वो आपने लिख लिए, तो मार्क्स जो है कैसे लिखे आपने, भाई एक बच्चे के आए कितने, 5 नंबर, एक क्या है 12 नंबर, फिर किसी के 18 आ गए, किसी के 25 आ गए, किसी के 30 आ गए, मान लो किसी के 45 आ गए। तो इस तरह से आपने क्या किया, सारे जो बच्चे थे ना उनकी लिस्ट बना ली, ठीक है, कि इस बच्चे के इतने 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 मार्क्स है। तो ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है यहाँ पर, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे डाटा अपने पास में रहता है, ये आप मान सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी ग्रुप नहीं रहता बिना ग्रुप के। ओके, अब ये दोनों ही चीज़ें अपने काम में आएगी। जो आपको दिया है ना ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, जो अपन आगे देखने वाले हैं माध्यमादिका वाले में, लेकिन यहाँ पे भी अपन को ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का मतलब यही है, और इन दोनों के लिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो पढ़ेंगे मोड, मीन और मीडियन, ठीक है। क्या क्या देखने वाले हैं? मोड मतलब तो होता है देखो बहुलक, मीन का मतलब माध्य, और ये माध्यिका, ये तीनों अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको स्पेशली दिया हुआ है भाई ये तीनों चीज़ आपको डिस्कस किसके लिए करनी है, ग्रुप्ड डाटा के लिए एंड अनग्रुप्ड के लिए, ठीक है। तो अभी अपन वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अभी जो पढ़ना है वो तो पढ़ें, लेकिन आपको भाई ये वर्गीकृत अवर्गीकृत थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसलिए अपन ने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब आपको अच्छे से आगे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब हम जो ये नाम देख रहे थे, अब आप वापस से देखिए, वर्गीकृत, सतत और समान अंतराल। समान अंतराल का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 10 से 20 है, तो यहाँ पे अंतराल कैसे निकालते हैं हम? अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस जो है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्ग अंतराल। तो जब आप 10 में से देखो 0 घटाओगे तो 10 ही आएगा, यहाँ पे 20 में से 10 घटा लो तो भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो यहाँ पे तो सेम है। लेकिन वहीं अगर आपको क्या दे दे, ये असमान अंतराल का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, यहाँ लिख दिया मैंने 20 से 40, 40 से लिख दिया 70। तो अब यहाँ पे आप वर्ग अंतराल जब चेक करोगे तो क्या करोगे, 10 में से 0 घटाया तो यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ 20 में से 10 घटाया तो भी 10 आएगा, लेकिन यहाँ 40 में से 20 घटाएंगे तो फिर ये गैप भाई 20 का आ गया। तो इसने क्या कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसलिए ये अपना इस सेकंड कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरह की जब भी अपन को टेबल दी रही गई तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो है इसको मानेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 का गैप हो गया, एक भी गैप अगर अलग है तो वो हमारा इस कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे जो है ये सेम थे, ये आप मान सकते हो, तो इसलिए ये अपना समान अंतराल है, ठीक है। और वर्गीकृत में तो वर्गीकृत तो तीनों ही रहेंगे, ये इसी तरह से दिए रहेंगे, इस तरह से जो है अवर्गीकृत में आपके ये हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, ओके। और वर्गीकृत और असतत, अब असतत हो गया यहाँ पे। असतत का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपन ने देखा 0 से 10, लेकिन ये होगा 11 से स्टार्ट, किससे, 11 से, 10 से नहीं होगा, फिर 11 से 20, फिर होगा ये 21 से, ठीक है, फिर ये चलेगा अपना 30 तक। इस तरह के वर्ग अंतराल जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो आपके समझ में आ गया। अब हम इनका जो है ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप था अपना ये देखने वाले हैं। क्या पढ़ा हमने, वर्गीकृत हो, ठीक है, ये वर्गीकृत है, ओके है। सतत भी है भाई, गैप इसमें बराबर का है, ठीक है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ पे सतत भी है। अंतराल भी क्या है, समान है, सॉरी गैप तो हम यहाँ पे समान अंतराल ही हो गया। सतत मतलब क्या है, यहाँ ये 5 से खत्म हो रहा है, ये 5 पे स्टार्ट, ये 10 पे खत्म, ये 10 पे स्टार्ट, ये 15 पे स्टार्ट, ठीक है। तो ये तीनों अपन ने देख लिया है। इस तरह से आपको टेबल जो है दी रह सकती है या फिर ग्राफ दिया रह सकता है। तो बस हमें ये देखना है कि भाई ये कौन सा टाइप है इसका। इतना डीपली वैसे नहीं पूछेगा आपसे, बस यही पूछेगा कि हिस्टोग्राम कौन सा, हिस्टोग्राम है या फिर बार ग्राफ है या पाई चार्ट है, पॉलीगन है। ग्राफ देके आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, पर अपन उससे ज़्यादा की चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो यहाँ पे क्या आता है एक्स अक्ष ये अपना, और ये है अपना वाई अक्ष। यहाँ पे एक्स अक्ष पे अपन किसको शो करते हैं, एक्स अक्ष पे अपन वर्ग जो है अपन वर्ग अंतराल उसको लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल या फिर अपन को यहाँ पे भाई जो आयु दी है ये हमने यहाँ पे लिख ली, और ये एफ मतलब क्या है, बारंबारता। तो ये बारंबारता अपने यहाँ है। ठीक है, और ये अपना मूल बिंदु है। ओके, अब देखो 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है बारंबारता, ये 10 है। तो 10 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 0 से 5 ये है, तो हम इसको क्या करेंगे अब मिला देंगे। ठीक है, ये हमने ये आयत बना दिया। अब 5 से 10 के लिए कहाँ है 25, तो ये 20 और 30 के बीच यहाँ कुछ 25 आएगा, और ये 5 से 10 के लिए है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ तक ये ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ से लेना है अपन को क्योंकि 5 से 10 है। ठीक है, 5 से 10 है इसलिए अपन यहाँ से और यहाँ तक ये अपना आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना। ठीक है, ये तो सिर्फ हम देखने के लिए कि हमारा जो है 25 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब देखो 30, 10 से 15 के लिए जो है 30 कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। तो अब हमें ये हाइट अपनी ये बढ़ानी पड़ेगी और हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से। फिर 15 से 20 के कितने हैं 40, ये 15 से 20 है। अब हमें जाना है यहाँ 40 तक, तो 40 के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगी और ये पूरा इस तरह से ये हो जाएगा। थोड़ा सा और इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, अब ये ग्राफ। अब यही तो हमने देखा था, सिंपल जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था ऊपर वो इसी तरह का था। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो ये फ्रीक्वेंसी कम है तो ये हाइट भी कम है। ये फ्रीक्वेंसी 40 सबसे ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा है। ये बात आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझ आ गई है, और इस तरह से हम ग्राफ दे सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और आपको ये दे के पूछ सकता है ये किस तरह का ग्राफ है, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये है अपना भाई एक आयत चित्र में भी पर्टिकुलर पूछ ले तो आप बता सकते हो आराम से, वर्गीकृत है, सतत है, और अंतराल भी क्या है भाई समान है। तो इस टेबल से आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, टेबल से भी नहीं तो आप ये ग्राफ देख के बता सकते हो। 0 से 5 का है, फिर 5 से 10 का है, फिर ये है, इस तरह से। ओके, अब देखो सेकंड टाइप जो है थोड़ा सा ये समझने वाला है। वर्गीकृत है, सतत है। ओके, ये तो ठीक है, वर्गीकृत हो गया है। वर्गीकृत मतलब जो ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में है, इस तरह से 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, और सतत मतलब क्या है भाई, जहाँ पे ये जो एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब वर्ग अंतराल जो है वो असमान हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल जो है वो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो ये 10 से क्या हो जाएगा, अब की बार ये 30, इस तरह से होगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसका ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, अपना जो है हिस्टोग्राम को शो नहीं करता वो। ठीक है, हिस्टोग्राम को वो शो नहीं करेगा। अगर हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट अपन को गलत टेबल दी हुई है असमान अंतराल की, तो उससे अगर अपन डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे तो वो हिस्टोग्राम को शो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी बारंबारता को पुनः निर्धारित करते हैं। मतलब जो इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी दी रहेगी ना, इसको चेंज करते हैं वापस से, तब जा कर के हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तब हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, हिस्टोग्राम ही होगा। तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है। तो पुनः निर्धारित जो बारंबारता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम वर्ग अंतराल। क्या है, न्यूनतम वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा, जिसमें क्या हो, मिनिमम क्या हो, गैप हो, और उस वर्ग का अंतराल जो है उसका भाग दे देना है, और उसके सामने जो ये पुरानी वाली बारंबारता दी रहेगी क्वेश्चन में, उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जिसको याद रहे वो अच्छी बात है, पर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये भाई आपकी जो है 9th क्लास की बुक ही है। चैप्टर नंबर मैंने आपको 14 बता दिया, ये चैप्टर नंबर भाई 12 है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल ये है, इसके थ्रू अपन समझते हैं। एक अध्यापिका क्या कर रही है, 2 सेक्शन के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण कर रही है। ठीक है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। उनका क्या किया, उन्होंने टेस्ट लिया, कुछ भी लिया। ठीक है, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का उन्होंने क्या किया, उनका टेस्ट लिया। तो फिर अब उनका क्या करेगी टीचर, जो है एनालिसिस करना चाह रही है, तो एनालिसिस करेगी। 100 अंक का टेस्ट ले लिया, और किसका लिया भाई, मैथ्स का ही उन्होंने टेस्ट ले लिया। अब प्रदर्शनों को देखने पे वो ये पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थी के प्राप्तांक 20 से कम है। क्या है भाई, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, उनके 100 में से बस 20 से भी कम नंबर आए। बाकी बच्चे जो हैं अच्छे हैं पढ़ने में। कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक आए हैं। ठीक है, अब देखो, तो इन्होंने क्या किया भाई, विद्यार्थियों को डिवाइड कर लिया। कैसे कर लिया, 0 से 20 जिसके नंबर आए वो अलग कर लिए, 20 से 30 जिसके आए वो अलग कर लिया, 30 से 40, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग जो है बच्चों को वर्ग अंतरालों में बांट दिया, कितने कितने नंबर आए उसके अकॉर्डिंग। अब ये टेबल बना ली भाई मैडम ने। ठीक है, ये जो टीचर जी हैं इन्होंने एक टेबल बना ली। क्या कर लिया, यहाँ पे तो मार्क्स लिख लिया भाई, कितनी रेंज में बच्चों के नंबर आए हैं, तो ये लिख लिया 0 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, ये 7 बच्चे हैं।
20 से 30 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं। ऐसे ही 30 से 40 वाले हैं 10 बच्चे, 40 से 50 वाले हैं 20 बच्चे, ऐसे 50 से 60 में 20 है और 60 से 70 में 15। और फिर इन्होंने क्या किया भाई, 70 से ज़्यादा वाले कर दिए। अब 70 से ज़्यादा में क्या होगा, 70 से ज़्यादा में 70 से 100 वाले सारे ही बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मैडम जी क्या करते हुए चल रही थी सारे भाई। यहाँ पे भी इन्होंने 20 गैप वाला किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो 30 में से 20 घटाओगे तो 10 का गैप आएगा, इसमें भी 10 का गैप आएगा, यहाँ 50 में से 40 10 का गैप, यहाँ भी 10 का गैप और यहाँ भी 10 का गैप। लेकिन यहाँ क्या कर दी भाई मैडम जी ने, गड़बड़ कर दी। लास्ट में जाते जाते इनको काम करने में जोर आने लग गया, तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 70 से 100 वाले बच्चे कितने हैं भाई, 8 ही हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप डिफरेंस करोगे तो 100 में से अगर 70 घटाएंगे अपन तो फिर गैप कितने का आएगा, 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले बार में ही गड़बड़ कर दी और लास्ट वाले में भी गड़बड़ कर दी मैडम जी ने। तो इससे क्या हो गया, ये जो गैप है ना, ये क्या हो गया अपना, चेंज हो गया। मतलब क्या हो गया, ये असमान अंतराल हो गया, है ना, असमान अंतराल हो गया। अब मैडम जी क्या करने लगी, यहाँ पर इन्होंने बना दिया इस टेबल के अकॉर्डिंग ही ये आयत चित्र। ठीक है, तो ये बना दिया इन्होंने आयत चित्र। अब 0 से 20 वाले कितने बच्चे थे, 0 से 20 वाले बच्चे थे इनके पास में कितने, 7। ठीक है, तो ये 7 बच्चे थे, तो 7 बच्चे इन्होंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिए, 7 ये कर दिए। अब फिर 20 से 30 वाले कितने बच्चे थे इनके पास, 10 बच्चे, तो ये 10 कर दिया इन्होंने ड्रॉ। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब 30 से 40 में थे वापस से 10 बच्चे, ये भी ड्रॉ कर लिया। ओके, अब 40 से 50 में कितने थे, 40 से 50 में ये थे अपने, इसके सामने क्या है 20, तो 20 बच्चे थे। ठीक है, ये 20 भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनाया, 50 से 60 में कितने हैं, ये देखो 50 से 60 में 20 है, 60 से 70 में भी 15 है, तो ये भी अगेन 20 20 20 बराबर ही होगा, तो ये बना दिया है। अब 60 से 70, ये 60 से 70 का वर्ग अंतराल चल रहा है, इसमें है 16 बच्चे, 16 नहीं सॉरी 15। ठीक है, तो 14 और 16 के बीच में ये 15 आ गया है, तो ये 15 अपन ने ये बना दिया। अब फिर 70 से मैडम ने बनाया कितना, 100 तक के एक साथ बना दिए। ठीक है, तो ये बना दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा। इसमें कितने बच्चे हैं, वापस से 8 बच्चे हैं। ठीक है, 8 बच्चे हैं, तो ये इन्होंने ड्रॉ कर दिया बिल्कुल 8 के सीध में। ओके, अब ये ग्राफ तो बना दिया मैडम ने, लेकिन हम इसको अगर आगे देखेंगे तो देखो इन्होंने भी समझाया है, क्या समझाया है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी जो है बुक पढ़ने की भी थोड़ी सी आदत बने। ठीक है, सारा ही आप टीचर पे डिपेंड रहेंगे, फिर एग्जाम के बाद में दोष निकालेंगे कि इन्होंने ये नहीं पढ़ाया, उन्होंने वो नहीं पढ़ाया। देखो सभी टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाए तो आप अपने एंड से भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा 100% कहीं से कोर्स ले रखा है उन्हीं पर डिपेंड कीजिए। जहाँ आपको सहायता की ज़रूरत है वहाँ आप उनसे पूछें और खुद से भी जो है चीज़ों को तैयार करते हुए चलें। ठीक है, तो चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है भाई, इस आलेख की जांच कीजिए, जांच करो इसकी क्या सही है कि गलत है। क्या आप समझते हैं कि ये आलेख जो है, आलेख आंकड़ों का सही निरूपण करता है, तो इसका आंसर है नहीं। नहीं क्यों है, यह आलेख आंकड़ों का एक गलत चित्र बता रहा है। ठीक है, गलत चित्र प्रस्तुत कर रहा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। पहले क्या बता चुके हैं, ये हमने देख लिया था, आयतों के क्षेत्रफल जो है वो आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। पहले इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने नहीं उठे थे क्योंकि सभी आयतों की चौड़ाई समान थी। क्या था वहाँ पे, ये जो आयतों की क्या है चौड़ाई है वो क्या थी, सेम थी। यहाँ पे ये ज़्यादा हो गई और ये क्या हो गई यहाँ पे अब कम हो गई। ठीक है, ये कम हो गई, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ भी और ज़्यादा हो गई। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पहले अपने पास नहीं थी। ठीक है, पहले किसमें, जो फर्स्ट वाला अपन ने ग्राफ अभी देखा था जिसमें क्या था, सेम अंतराल था। ठीक है, सेम जो है वर्ग अंतराल था, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, सेम जो है वहाँ पे क्या थी, चौड़ाई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आयतों की चौड़ाई बदल गई है, इसलिए ऊपर दिया गया आयत चित्र आंकड़ों का एक सही चित्र भाई प्रस्तुत नहीं करता। वही बात यहाँ पे बताइए जो मैं समझा चुकी हूँ आपको। क्या लिखा है, उदाहरण के लिए यहाँ अंतराल 60-70 की तुलना में अंतराल 70 और 100 की बारंबारता क्या है, अधिक है। क्या है, इनकी बारंबारता अधिक है। ठीक है, और क्या लिखा है इन्होंने, अब देखो आयतों की लंबाई में हमें क्या करने पड़ेंगे भाई, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब परिवर्तन क्यों करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा भाई क्षेत्रफल जो पुनः बारंबारता के समानुपाती आ जाए। जो भाई ये गड़बड़ हो रही है उसको सही करने के लिए अब क्या करेंगे, जो लंबाई है उसमें हम कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ ये स्टेप लिखे हुए हैं, वो स्टेप यही है जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। सही कैसे करेंगे, देखो यहाँ जो टेबल दिख रही है ना, ये वाली टेबल थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, अब आपको सही दिखेगा पूरा। तो ये है ना, ये पूरा तो आपको दिया हुआ है, अभी जो अपन देख के आए ना ये तो हमें पूरा गिवन है ना, और ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो
वर्ग की चौड़ाई कैसे फाइंड करेंगे, मतलब हमें वर्ग की चौड़ाई का मतलब क्या है यहाँ पे, वही वर्ग अंतराल से है। ठीक है, वर्ग अंतराल या सिंपल भाषा में आपको मैंने गैप से बताया, तो गैप। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं कैसे, जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से हम लोअर लिमिट को घटा देते हैं। ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, मतलब ऊपर की जो मान है ये ऊपरी मान है, ये अपर लिमिट है, ये 0 क्या है, इसकी लोअर लिमिट है। तो अगर हम क्या करें, इसमें इनका डिफरेंस कर ले, ठीक है, इसमें से इसको घटाएं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, वर्ग की चौड़ाई आ जाती है, वर्ग अंतराल, जो भी आप इसको कहना चाहो ये। ठीक है, तो ये इन्होंने फाइंड किया हुआ है, जो कि मैं आपको पहले ऊपर समझा ही चुकी हूँ, वापस से इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वापस देख लो, 20 में से 0 घटाया, ये 20 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, 30 में से 20 घटाया, ये 10 लिख दिया, ये घटाया इसमें से तो 10 का गैप है, ये 10 लिख दिया, ये 50 में से 40 तो 10 हो गया, 60 में से 50 ये 10 हो गया, ये 70 में से 60 ये हो गया, और ये इन दोनों का डिफरेंस 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है देखो, यही तो मैंने बताया आपको कि ये जो 20, ये 20 और ये 30, इन्होंने ही तो गड़बड़ की थी, फर्स्ट वाले ने और लास्ट वाले ने, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी अपन को। अब हमने जो सूत्र सब पढ़ा था, अभी क्या सूत्र पढ़ा था, एक सूत्र बताया था कि भाई पुनः क्या करना है, हमको बारंबारता को फिक्स करना है। ठीक है, पुनः निर्धारित करनी है बारंबारता, मतलब आयत की लंबाई जो है वो अब हमें वापस से चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि न्यूनतम वर्ग अंतराल, ठीक है, न्यूनतम वर्ग अंतराल जो है ये लेना है हमें, वो क्या है अपना, ये 10। ठीक है, सॉरी एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये न्यूनतम वर्ग अंतराल, डिवाइड किससे करना है, फिर इसको डिवाइड करना है उसी वर्ग के अंतराल से, किससे, जो वर्ग है हमारे पास में सामने, उस वर्ग के अंतराल से इसको भाग देना है, और गुणा किससे करना है, गुणा हमें बारंबारता f से करना है। यही बात इन्होंने की है। अब क्या किया भाई, न्यूनतम वर्ग अंतराल क्या है इसमें, ये 10 10 10 10 10, 10 से बड़ा क्या है फिर 20 है, और 20 से बड़ा 30 है, तो मिनिमम क्या हो गया भाई, मिनिमम दिख रहा है आपको, ये सब मिनिमम ही तो है, 10 से छोटा कुछ भी नहीं है ना, 10 से छोटा तो 10 से बड़ा फिर 20 हो गया, और ये 30 हो गया, बड़े से अपने को कोई काम नहीं है, यहाँ पे अपन को छोटा जो है वर्ग अंतराल देखना है, तो ये हो गया अपना 10। ठीक है, अब देखो उस वर्ग के अंतराल, उस वर्ग का अंतराल कितना है, ये जो है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 है, 20 का गैप है, यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और f मतलब क्या है, f मतलब ये अपनी बारंबारता है। तो बस इनको ही यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। कैसे किया देखो, ये समझ में आ रहा होगा आपको, न्यूनतम वर्ग अंतराल है ये 10। ठीक है, 10 को गुणा किया इन्होंने, यहाँ लिख देती हूँ चलो, 10 बटा उस वर्ग का अंतराल, उस वर्ग का अंतराल ये 20 लिखा हुआ है, यही है 20। ठीक है, इस 20 से ही डिवाइड किया और गुणा किससे कर दिया, इस बारंबारता से। तो इसको आप ये लिखो चाहे ये लिखो, वही तो बात है, 1 से 0 कट गया, और 7 का आधा ये 3.5 हो गया, बस यही तो लिखा हुआ है। तो ये सारी टेबल आपको समझ में आ जाएगी अब। ठीक है, तो ये क्या किया इन्होंने, 10 तो मिनिमम गैप था, मिनिमम गैप में डिवाइड किया किसका, ये जो है वर्ग का क्या है, ये वाला गैप, वर्ग अंतराल ये 10, और गुणा किससे किया, ये बारंबारता 10 से, तो ये 10 से 10 कैंसिल और 10 बच गया अपने पास, ऐसे ही ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये देख लो लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या होगा, न्यूनतम वर्ग अंतराल तो वही 10 है, इसका गैप कितना है, ये 30 है, और गुणा किससे करना है, ये बारंबारता से, तो ये हो गया 10 से 0 कैंसिल, और 8/3 मतलब ये 2.67। इतना कुछ आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में बहुत ही कम चांस है, इसके रेयर केस में है ये आएगा, लेकिन एक बार आपने देखा होगा, सुना होगा, एक बार आप इसकी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए जो है ऐसा नहीं रहेगा कि हम ये चीज़ छोड़ के आए, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए दिया हुआ है, और देखो क्लास 9th की बुक में दिया हुआ है, तो NCERT में जो भी दिया है सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिखा हुआ है सिलेबस में 10th लेवल तक का आएगा, सेकेंडरी लेवल तक का, तो हम उसमें से कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करेंगे। NCERT में डायरेक्ट ये एग्जाम्पल है, एग्जामिनर का मन किया तो वो इसको देने में कोई भी जो है कोताही नहीं बरत सकता है, उसका मन किया तो वो दे देगा, और आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप ये क्यों दिया है। ठीक है, तो अब जो है, अब अगर हम जो भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अब हम जो ग्राफ बनाएंगे इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार नहीं बनाएंगे, ये जो अपने आयत की लंबाई आई है इसके अनुसार बनाएंगे। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये इस तरह का ग्राफ आपके सामने होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, यहाँ से प्रत्येक स्थिति में से 10-10 का अंतराल लिया और लंबाई कैलकुलेट कर ली हमने, और प्रति 10 अंक अंतराल पे ये इसके समानुपाती है।
तो ये जो है अपना ग्राफ दिखाया हुआ है इन्होंने, ये क्या है, एक सही जो है आयत चित्र है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, जो कि आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही इन्होंने मार्क्स ले लिए हैं, 0 से ये 10 हो गया, फिर ये 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ये लिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो है 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये क्या लिया हुआ है, इनके बच्चों के नंबर जो हैं इनके समानुपाती मान लिए हैं। समानुपाती मान अब जो है इससे क्या हो जाएगा, रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया है। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे बच्चों के डायरेक्ट मार्क्स जो थे वो लिए थे, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ अपना गड़बड़ आ रहा था, उसको सही नहीं कहेंगे, उसको सही करने का तरीका हमने सीख लिया। और अब हम ड्रॉ करेंगे तो जो भी उनके हमने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, जैसे अपने क्या आया था यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ आया था 0 से 20 वाले बच्चों का, तो ये अनुपात अपन ने यहाँ लिख दिया, तो इससे मिलाएंगे। इसी तरह से अब सारे जो भी अपन ने नया जो भी कैलकुलेट किया आयत की चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास सही जो है हिस्टोग्राम आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखो, अब हमें देखना है ये बारंबारता बहुभुज, तो थोड़ा सा इसी बुक से देखते हैं, फिर जो इसका क्या है समरी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, बारंबारता बहुभुज, इसमें क्या होगा, मात्रात्मक आंकड़े जो है, क्वांटिटेटिव जो भी डाटा है उसको और उनकी बारंबारता को निरूपित करने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, बारंबारता बहुभुज का यूज करते हैं, और वह एक क्या है, बहुभुज है। बहुभुज का मतलब जो है ये अपन अभी आगे देख लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, आयत चित्र के संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु जो है ना, इनको रेखाखंड से जोड़ते हैं। जैसे कि मानो ये है 0 से 20, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है क्या है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, मिड पॉइंट के लिए हमें करना पड़ता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, ठीक है। तो ये 20 और 0, तो ये क्या होगा 20/2, तो ये 10 इसका क्या आया, मिड पॉइंट। अब ये क्या कह रहे हैं, बारंबारता बहुभुज में, बारंबारता बहुभुज में हम क्या करेंगे, जो मध्य बिंदु है इसका ये हो गया एक, तो ऐसे ही अब 20 और 30 जो है इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, तो ये यहाँ पे ये 25 ले लेंगे। ऐसे ही 30 और 40 का क्या आएगा, 35 आएगा, तो ये 35 ले लिया। फिर यहाँ पे आएगा 45, तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा अपने पास ये 45 कुछ यहाँ पे ये। तो इस तरह से जो भी अपने पास में मध्य बिंदु इनका आएगा, उनको क्या करेंगे, अब हम किसकी स्केल की हेल्प से मिलाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने मान लो ये मिला दिया, तो इसको ही अब हम क्या कहेंगे, अब आवृत्ति ग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि आयत चित्र जो है अपने पास, हिस्टोग्राम जो है, उसी को क्या किया इन्होंने, उसके संगत आयतों के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को रेखाखंड से जोड़ दिया, तो हमारे पास में ये बन जाता है। जैसे इन्होंने आगे बताया हुआ है, मध्य बिंदु इन्होंने फाइंड किए हुए हैं, ये BCDEFGH से लिखा हुआ है, इनको रेखाखंड से जो है लाइन से ऐसे जोड़ दिया बिल्कुल अच्छे से स्केल से, तो हमारे पास ये आ जाता है। देखो, अब ये देखो, आप जो मैंने बनाया हुआ है वही है। ये क्या किया इन्होंने, ये जो है 30.5 और 35.5 का मध्य बिंदु B ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, B ले लिया, यहाँ पे इनका C ले लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लिया। ये इस तरह से मिड पॉइंट निकाल के ये बनता है अपना ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझने की, ये जो आपको टेढ़ी सी लाइन दिख रही है, बाकी में तो आप कहेंगे ये सीधी लाइन थी, यहाँ पे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों बना दी, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 0 से डायरेक्ट ही हमने 25.5 बहुत ही ज़्यादा पे क्या कर दिया, ग्राफ अपना स्टार्ट कर दिया। बाकी में हम क्या लेके चल रहे थे, 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, और जो है सेम ये चलता जा रहा था। यहाँ पे 0 से डायरेक्ट हमने जंप किया 25.5 पे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, भाई इतना बड़ा ग्राफ पेपर अपने पास नहीं होता, तो हम इसको एक ऐसे इस लाइन से, टेढ़ी लाइन से ऐसे लिख देते हैं। इसको अपन किंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा जंप है, डिफरेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट मान रहे हैं। अब ये जो भी अपने पास दिया रहता है डाटा, उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट अपन ने फाइंड आउट करके इनको बिल्कुल स्केल की सहायता से मिलाते हैं, ठीक है। और आगे अपन एक और देखेंगे, उसमें क्या करते हैं, फ्री हैंड मतलब उसमें कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है, आपका जैसे मन करे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे आगे जाके, अभी इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी आपको ग्राफ दिखेगा, हिस्टोग्राम में जो है आपको इस तरह की मिड पॉइंट से लाइन मिली हुई दिखे, इसका मतलब आपको क्या समझना है भाई, सीधा सा ये समझना है कि ये अपना क्या है, एक पॉलीगॉन जो है, बहुभुज आवृत्ति ग्राफ है, बस इतना आपको समझना है, इससे ज़्यादा आपके नहीं पूछेगा, ठीक है। पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है ये कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है भाई, हिस्टोग्राम है ये, इसमें मिड पॉइंट को मिला देते हैं और अपन इसको ड्रॉ करते हैं। इतनी सी बात ही है यहाँ पे समझने की, बाकी की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं,
ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आयत चित्र बनाए बिना भी क्या है, बिना ही बारंबारता बहुभुज को स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। जो मतलब फ्री हैंड वाली मैं बात बता रही थी वो लिखी है। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मिड पॉइंट को वर्ग चिन्ह क्लास मार्क्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट को ही वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, क्लास मार्क्स भी कहते हैं। और इसको फाइंड करने के लिए ये सूत्र मैंने बताया आपको। क्या है बताया था भाई शॉर्ट में? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट का एवरेज चाहिए, बटा 2 हम करते हैं दो संख्याओं का, तो हम उससे क्या करते हैं? औसत ही कहते हैं। औसत का सूत्र आप सभी को ध्यान होगा। वैसे क्या होता है कि राशियों का योग, ठीक है, जितने भी नंबर्स अपन को दिए हैं उन सब का सम करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं? जितने नंबर है आपके पास, ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो ये ही एवरेज है। और एवरेज का मतलब ही यहाँ पे ये है सीधा सा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज। एवरेज मतलब दो संख्या थी आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट में, जैसे ये 0 है 10 है, दो संख्याएं हैं, इन दोनों का सम किया और इसमें 2 का भाग दे दिया। बस इतना सा ही तो समझना है। तो ये सब दिया हुआ है भाई आपको। देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट का योग करते हैं, इस योग को 2 से डिवाइड करते हैं, ये सूत्र लिखा हुआ है। फिर इनका एग्जाम्पल बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल है। इसमें आपको समझाया हुआ है, क्या समझाया हुआ है कि ये जो है ये टेबल दी है, इसमें आपको x का मान चाहिए, मतलब क्लास मार्क्स आपको फाइंड करने हैं। तो क्या करोगे आप? 140 और 150 को जोड़ोगे और उसमें 2 का भाग दोगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में? यहाँ पे ये आएगा आपके पास में 290/2। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 15, तो ये आएगा 145। अब आप देख लो यहाँ पे कि भाई 10-10 का ही तो गैप है, तो 150 160 के बीच में क्या आ जाएगा? 155 आ जाएगा। यहाँ 165 आ जाएगा, यहाँ 175, 185, 195। ये सीधा तरीका हो गया। ठीक है, गैप अगर सेम है तो फिर इसमें ये जो पहला गैप निकाल लिया ना, इसमें 10-10 जोड़ते चलो। ठीक है, फिर जो भी आया उसमें 10 जोड़ते चलो। तो ये सीधा सा तरीका हो गया। अगर कब, लेकिन गैप अगर सेम है तभी लगेगा ये। ठीक है, गैप चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यही अपना आंसर होगा, जो कि इन्होंने ये देखो ये वर्ग चिन्ह निकाल के यहाँ पे बताया हुआ है। वर्ग चिन्ह के लिए क्या किया भाई? 150 प्लस ये तो 290/2, ये 145। बाकी के भी ऐसे ही अपन को फाइंड करने हैं, जैसे 150 प्लस 160। तो आपको देखो थ्योरेटिकल तो पेपर देना नहीं है, आपको तो MCQ करने, तो सीधा सा तरीका बता दिया आपको, उससे आप कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ही आपकी अभी नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड में भी काम आएगी। तो चीज़ें देखो इंटरलिंक है। अभी की क्लासें देखोगे तब जाके बाद वाली क्लासें समझ में आएगी। मैथ सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट ऐसे ही हैं कि आपको पहले समझना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज चलोगे तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। तो अब आते हैं वापस से अपने इस पे। बी टाइप अपन ने समझ लिया, खूब अच्छे से समझ लिया। सी में क्या है? सी में देखो वर्गीकृत है आंकड़े, बिल्कुल वर्गीकृत है, लेकिन जो है ये असतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असतत। जो गैप है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिसकंटिन्यूस। मतलब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये 19 पे कंप्लीट हुआ लेकिन ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये 29 पे कंप्लीट हुआ लेकिन ये 30 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूस है। अब इसको हमें चेंज करना रहता है, तो हम क्या करते हैं? ये तो अपना क्या है? असतत है। अब इसको सतत में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें पहला जो अपने पास क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, ये जो है ये लोअर लिमिट है इसकी। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो मतलब वो इसकी लोअर लिमिट, जहाँ पे एंड हो वो क्या है? उसकी अपर लिमिट। अब इनमें हमें क्या करना है? इसको सतत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? देखो अपर लिमिट में से क्या करेंगे? -0.5 करेंगे और लोअर लिमिट में हम 0.5 जोड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर केस में ये आपके अप्लाई हो जाएगा और बाकी के हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, और मैं आपको बता दूंगी अगर कुछ चेंजेस होगा तो। जनरली आपके ये काम चल जाता है इससे। तो 10 में आप -0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आएगा 9.5। यहाँ पे 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। यहाँ पे 20 में से 0.5 घटाएंगे तो 19.5। यहाँ पे 29.5 हो जाएगा। ठीक है, अपर में तो अपन जोड़ रहे हैं और यहाँ पे घटा रहे हैं। यहाँ पे 30 में से घटाएंगे तो ये 0.5, 29.5, यहाँ आ जाएगा 39.5, यहाँ आ जाएगा 39.5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49.5। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना सतत में चेंज हो चुकी है। कैसे हो चुकी? 19.5 पे एंड हुआ और 19.5 से स्टार्ट हो गया, फिर ये भी 29.5 पे एंड, यहाँ से ये स्टार्ट, फिर ये 39.5 पे एंड और ये स्टार्ट। तो ये इस तरह से आपने इसको चेंज कर दिया। और अब आप अगर कोई भी जो भी ग्राफ दे रखा है तो वो भी बना सकते हो। तो ये आपको चेंज करना आराम से इनको आ गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये मैंने समझा ही दिया, चित्र भी बता दिया। हिस्टोग्राम जो आयत चित्र है उसको प्रत्येक आयत के शीर्ष के मिड पॉइंट मध्य बिंदु को एक सरल रेखा से मिला के बना सकते हैं। ठीक है,
तो वही बात है जो पूरा समझा चुकी हूँ। ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, ये है, इन सबको अपन ने इस तरह से जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा अपना, एक बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, बारंबारता बहुभुज आपको क्लियर हो गया। अब देखो बारंबारता बहुभुज के बाद में अपन क्या चलते हैं। अब ये जो है देखो आयत के साथ तो बनता ही है, अब इसमें बिना आयत के भी आप इसको बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आयत हो। जैसे ये वाला है देखो, इसको क्या बोला है, आवृत्ति वक्र या बारंबारता कर्व। ठीक है, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है बारंबारता बहुभुज का ही क्या है, एक भाग है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें आयत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिख लेते हैं, बिना आयत के बन जाता है ये। और कैसे, ड्रॉ फ्री हैंड स्मूथ कर। ठीक है, फ्री हैंड से हम इसको आराम से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बस इतना सा यहाँ पे समझने की बात थी। तो आपको चित्र देखे वो पूछ सकता है भाई कौन सा टाइप है, इससे ज़्यादा इसमें से नहीं पूछेगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ये लास्ट रह गया भाई आपका, ये भी बता देती हूँ। ठीक है, ये है ओजाइव, ओजाइव इंग्लिश में बोलते हैं तोरण या फिर संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको आपने माध्यिका निकालने में बहुत सुना होगा, CF संचयी बारंबारता, तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, संचयी आवृत्ति। तो उसके लिए हम वक्र निकालते हैं, माध्यिका फाइंड करने के ये काम आता है ये वाला वक्र, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओजाइव दे दे आपको, ओजाइव कर्व किसको फाइंड करने में काम आते हैं, तो माध्यिका जो है इसको फाइंड करने में ये अपना काम में आता है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो अपने पास ये होता है लेस देन ओजाइव होते हैं, दूसरा होता है मोर देन, से कम और से अधिक जो है, दो तरह के अपने पास में ये ओजाइव तोरण वक्र होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं। से कम में क्या होगा, ऊपरी सीमाओं की ओर बढ़ती हुई संचयी आवृत्ति लिखेंगे इसमें। मोर देन में, से अधिक में क्या लिखेंगे, निचली सीमाओं की ओर घटती हुई आवृत्ति। मतलब क्या है, देखो 0 से 5 ये अपन को दिया रहेगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दोनों में अपन को से में से दिया रहता है। अब हमें से कम बनाना है, तो क्या करेंगे अपन, से कम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इसका अपर वाला पार्ट है इससे कम लिखते जाएंगे। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ, 5 से कम फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, F मतलब लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यहाँ क्या है फिर, 5 से 10, 5 से 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो अपर लिमिट है उससे कम। ठीक है, 10 से कम, यहाँ पे 15 है ऊपर, तो 15 से कम, तो ये अपन ने लिख लिया। और फिर इसके सामने फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है CF अपन लिख के कैलकुलेट करते हैं, और देन अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब से अधिक में क्या होगा, से अधिक में भी अपन क्या करेंगे, यहाँ तो अपन ने अपर लिमिट ली, यहाँ क्या करेंगे, जो ये लोअर लिमिट है ये लेंगे। तो 0 से प्लस, 0 से अधिक, 0 से अधिक में क्या आ जाएंगे, 0 से 5 के आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, 0 से अधिक वाले हो गए। फिर 5 से 10 में 5 से अधिक, 5 से अधिक फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। फिर 10 से 15 में 10 से अधिक वाला हो गया। फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये तो आपको आई होप थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा भाई कैसे हम क्या करने वाले हैं। तो चलो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और ये समझा देती हूँ। तो ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, किसी बच्चे के मार्क्स है। ठीक है, वही अपन लिख लेते हैं 0 से 10 की रेंज, 10 से 20 की ले लेते हैं, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इतना ही अपन ले लेते हैं, ज़्यादा से अपने को कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन स्टूडेंट का नंबर। ठीक है, कितने बच्चों जो हैं उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए। तो भाई 0 से 10 में तो 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 16 ले लेते हैं, यहाँ 26 ले लो, यहाँ 20 ले लो। ठीक है, अब ये तो अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब हमें क्या करना है, से कम और से अधिक दोनों ओजाइव बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं से कम वाला ओजाइव, लेस देन वाला, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ से अधिक वाला। ठीक है, तो दोनों अपन ने यहाँ पे लिख लिए। अब इनको भी अपन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे, देखो से कम में अपन क्या करते हैं, से कम के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो अपर लिमिट है उससे कम लिखेंगे। मतलब यहाँ क्या लिखूँगी मैं, 10 से कम। ठीक है, यहाँ 10 से कम, यहाँ लिखूँगी 20 से कम। 20 से कम नंबर कितनों के आए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 30 से कम। आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जो है ऐसे सोल्व करने के लिए थोड़ी आएंगे, सोल्व करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि यहाँ पे इस तरह का दे दिया और से कम वाले ऑप्शन दे दिया आपको, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए ना कि भाई 40 से कम वाली जो है उसकी CF बताइए। तो ये सब लिखना रफ में तो पड़ेगा ना आपको, तो बस उसी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। नहीं तो देखो फालतू में मैं भी आपका क्या टाइम क्यों वेस्ट करूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे भी बन सकते हैं। RPSC जो है अपने फुल मोड में है, तो अपन को भी सारा अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये तो अपन ने से कम के लिख लिया। अब अधिक के लिए कैसे लिखते हैं, अधिक के लिए मैंने क्या बताया भाई आपको, जो इसकी लोअर लिमिट है उसमें से अधिक लगाते जाएंगे। मतलब 0 से अधिक,
ठीक है, 0 से अधिक, फिर 10 से अधिक, यहाँ हो जाएगा कितना 20 से अधिक, यहाँ हो जाएगा 30 से अधिक, और यहाँ हो जाएगा 40 से अधिक। तो ये अपन ने इस तरह से लिख लिया, पहले तो समझ में आ गई ये तो बात। अब यहाँ पे हमें लिखनी है CF, संचयी बारंबारता, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो 10 से कम में तो क्या है भाई, सारे ही आ जाएंगे। पहला ये 0 से 10 है तो सारे 7 आएंगे, तो 7 तो अपन को सेम टू सेम लिखना है। लेकिन अब यहाँ देखो 20 से कम लिखा, मतलब इसमें 10 से कम वाले भी तो आ गए, ठीक है, 10 से कम वाले भी आ गए इसमें, ये भी तो काउंट हो जाएंगे। 20 से कम का मतलब क्या है, 20 से कम जितने भी है, 19 है, 10 है, 20, 18 है, कुछ भी है, सब आ जाएंगे इसमें। 20 नहीं आएगा, ठीक है, 20 से कम वाले सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 12 भी हैं और ये 7 भी हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 20 से कम वाला आएगा। तो 12 और 7 19, ये लिख लिया। अब 30 से कम में क्या करना पड़ेगा, ये 19 तो है आपके पास में, 19 कैसे है, इन दोनों को जोड़ने पे। अब 19 में क्या जोड़ोगे, 19 में ये 20 से 30 है, तो ये भी तो आ जाएगा 30 से कम में, इससे ऊपर के सारे, मतलब इन तीनों का ही सम आएगा, ठीक है, इन तीनों का सम करना है। अब 19 और 19 तो इन दोनों का सम है ही, आपको 16 और उसमें जोड़ना है, तो 16 और 19 ये कितना हो जाएगा 35, तो ये 35 आ गया। 40 से कम में क्या हो जाएगा, 40 से कम में आपको फिर ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ तक का जोड़ अपने पास क्या आ चुका 35, अब इसमें ये 26 और जोड़ दो, तो 35 और 26 ये आया 61। अब 50 से कम में ये 50 से कम में क्या हो गया, ये सारे ही 50 से कम है, तो इसमें ये 20 और जोड़ दो 61 में ये जोड़ा 20, तो ये 81। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, देखो 7, 10 से कम में क्या लेना है, 10 से कम, ये पूरा ही 10 से कम है तो 7 आ गया। अब 20 से कम, ये पूरे 20 से कम है ऊपर वाले, तो 12 और 7 ये 19 आ गया। 30 से कम इसके ऊपर वाले सारे हैं, तो इन सबको जोड़ दो, तो 16, 12 और 7 ये आ गया 35। फिर यहाँ पे देखिए 40 से कम में इसके ऊपर के सारे आ जाएंगे, तो यहाँ तक का जोड़ा आपका हो चुका था ये 35 में 26 जोड़ा, तो ये 61 आ गया। और 50 से कम में ये सारे आ जाएंगे, ये सब जोड़ चुके हो यहाँ तक के, तो 61 में 20 जोड़ दिया, तो 81 आ गया। बस यही आपको सीखना है, ये CF में माध्यिका निकालने में भी काम में आएगा आपके, तो यहाँ पे सीख लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखते हैं और, तो देखो 0 से अधिक वाले में क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो लास्ट में सम आया है ना, उसी को यहाँ पे पहले लिख दो, ठीक है, 81 लिख दिया, ठीक है। अब 10 से अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, 81 में से क्या घटाना पड़ेगा आपको, 7 जो है 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 81 में से 7 घटाओगे तो 74 बचेगा। अब 74 आया, 74 में से क्या घटाओगे, ये जो है ना, ये सारे लिखे मैंने, इन्हीं का सम है क्या 81, ठीक। अब मैंने क्या किया, 81 में से 7 घटा के यहाँ पे लिख दिया 10 से अधिक में। अब 74 में से अपन घटाएंगे क्या, अब की बार 12, क्या घटाएंगे, 74 में से अपन घटाएंगे 12, तो अपने पास आएगा कितना 62। अब 62 में से आपको घटाना पड़ेगा क्या 16, 62 में से क्या घटाओगे 16 घटाओगे अब की बार, तो क्या आ जाएगा, 12 में से 6 गए 6, और ये 5 में से 1 गया 4। अब 46 में से क्या घटाना है अब की बार, 46 में से 26, तो ये कितना आ जाएगा, 46 में से 26 घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 20, और ये जो 20 आया है ये आपके इसके बराबर आना चाहिए, तब तो आपका सही है, अन्यथा आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने टेबल के थ्रू तो देख ली। अब बात आती है ग्राफ की। किसकी बात आती है भाई, ग्राफ की। तो एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, यहीं बनाना पड़ेगा इसी पेज पे, दूसरे पेज पे बनाएंगे तो टेबल नहीं दिखेगी आपको, तो थोड़ा सा अपन कोशिश करते हैं यहाँ पे जैसा भी बनेगा। चलिए, तो यहाँ तो अपन ने वही XY ले लिया है, ये अपना 0 हो गया। अब हमें लेना है 0 से 50 तक के लेने हैं, ठीक है। तो 10-10 का गैप ले लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, 40 और ये 50, ठीक है। यहाँ पर अपन को लेकिन ज़्यादा का लेना पड़ेगा, तो 80 तक है ना अपने पास, तो हम क्या करते हैं 20-20 का ले लेते हैं, ठीक है। 20, 40, 60 और ये 80। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं ये जो पिंक कलर है, तो पिंक कलर के लिए से कम वाला लिख लेती हूँ, ठीक है। अब 10 से कम के लिए अपने को 7 लिखना है, 10 से कम के लिए 7, तो 7 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे आ जाएगा। 10 से कम के लिए यहाँ थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा, ये 7 हो गया। अब 19 आएगा अपने 20 से कम के लिए, किसके लिए 20 से कम के लिए, तो ये 19 यहाँ पे हो जाएगा आपका लगभग। 35 है 30 से कम के लिए, 30 से कम के लिए 35 है, तो ये आपके कुछ यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। फिर 61 40 से कम पे है, 61 है, तो यहाँ 60 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये हो गया
81, 81 के लिए ये है 50 से कम, तो ये हो गया ये 81। ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, फ्री हैंड से यहाँ पे मिला देती हूँ। तो ये मैंने इसको मिलाया, ये मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका, एक से कम वाला तो ग्राफ बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब से अधिक वाले को भी अपन पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू पेन ले लेते हैं इसके लिए। 81 लेना है, 0 से अधिक के लिए 81 लेना है, तो ये 81 ले लिया। फिर 74 लेना है, तो ये थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा ना। 81 हो गया। अब 74 लेना है 10 से अधिक के लिए, तो 10 से अधिक के लिए 74 कुछ यहाँ पे मान लीजिए। फिर 62 लेना है 20 से अधिक के लिए, तो 62 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 46 लेना है, किस पे 46 लेना है, 30 से ज़्यादा मतलब 40 के यहाँ तक, तो ये 46 लगभग यहाँ मान लीजिए, इससे भी और नीचे ही। फिर ये 20 लेना है किस पे, 40 से कम पे, सॉरी 40 से अधिक पे, 40 से अधिक पे 20, तो 20 है अपना यहाँ पर। अब इन सबको मिला देते हैं अपन, तो ये मिलाया हमने इसको इस तरह से। तो ये जो अपने पास ग्राफ बना है, ठीक है, अब जैसा भी बना है कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए। से कम वाला ग्राफ ऐसे बनता है। तो पिंक वाली लाइन तो भाई अपनी किसी है से कम की, और ये वाली से अधिक की है। तो ये भी खूब मैंने लिख दिया, आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये जो भाई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये कट हो रहा है, दोनों जो मिल रहे हैं जहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को अपन माध्यिका कहते हैं। ये आपसे देखे पूछ सकता है कि ये ग्राफ दे दिया और यहाँ पे इसको कुछ नाम दे दिया, ए नाम दे दिया मान लो इस पॉइंट को, और पूछ लिया कि ये क्या है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा भाई ये क्या है, माध्यिका है अपनी। ठीक है, और ये क्या है, से अधिक वाली क्या है, CF का ग्राफ है, और ये पिंक वाला जो है से कम वाली CF का ग्राफ है। इस तरह से आपको दिया रहेगा। और ये y अक्ष पे जो है अपनी क्या चल रही है, CF चल रही है, संचयी बारंबारता, और यहाँ पे अपने x अक्ष पे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल। तो ये अपना पूरा यहाँ पे क्लियर होता है। सारे ग्राफ मैंने इतनी अच्छी तरह से बता दिए कि आप अब एक बार और देखोगे ना तो किसी और को भी समझा ही सकते हो आराम से। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके ना तो पूछेगा ना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सारे ग्राफ आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपने पढ़ ली, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लगाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पाई चार्ट जो है उसको अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन बनाएगा तो जो अब तक पढ़ा है वो पूछेगा। ठीक है, अब उसको इसमें से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो या तब पाई चार्ट में से पूछ लेगा या बार चार्ट में से। तो पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, उनके थ्रू आपका सब जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर होने की पूरी संभावना है। तो कोशिश करते हैं हम इनको सीखने की। ठीक है, तो ये देखो, ये पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट ये सर्कल के रूप में रहता है आपका। ठीक है, और एक सर्कल जो है, ये सर्कल है आपके पास में, तो ये सर्कल है, ये इसमें क्या है, पूरे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये चार जो है 90 डिग्री एंगल में रहता है। ये एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर आप चारों का सम करोगे तो 90 + 90 + 90, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 360 डिग्री। इसीलिए अपन ने बोला था कि केंद्रीय कोण जो होता है ना, केंद्रीय कोण किसमें, पाई चार्ट में, उसका योग क्या होता है, उसका योग 360 डिग्री होता है। वो इसीलिए होता है कि अगर हम एक जो व्रत है उसके पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घूम के पूरा वापस कहाँ आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। तो वही बात इन्होंने समझाई थी, जो कि आपको यहाँ पे मैंने अगेन समझा दी है। ठीक है, तो 360 डिग्री इसका एंगल होता है। ये तो हो गया। अब इन्होंने यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है तो वो पढ़ते हैं। पाई चार्ट दिया है 2016 के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोगों ने क्या किया, स्टार्टअप की संख्या और उस क्षेत्र में सफल स्टार्टअप को दर्शाया है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ तो दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, जो भी कितने भी लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके लिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ये कलर वाइज आपको समझाया हुआ है कि भाई ये डार्क जो कलर है ये वाला, ये एडटेक का है। ये जो खाली वाला है ये फिनटेक का है, 256 है इसमें, 256 स्टार्टअप ओपन हुए। फूड के लिए जो है ये वाला है आपका कौन सा, ये फूड के लिए है, इसमें 650 स्टार्टअप ओपन हुए। ये ट्रेवल का हल्का जो है, हल्का ये 324 है, और एंटरटेनमेंट का ये है। तो ये तो इतने तो स्टार्टअप आपके भाई ओपन हुए हैं। अब दूसरा ग्राफ क्या दिया है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो जो भी अपन ने भाई ये स्टार्टअप स्टार्ट किए उसमें से सफल कितने हो पाए, मतलब भाई आधे तो क्या हो गए, फेल हो गए। अब ये दोनों पाई चार्ट देख के आपको यहाँ पे बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा, 2016 के बाद से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत स्टार्टअप यात्रा क्षेत्र में शुरू हुए, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत स्टार्टअप यात्रा क्षेत्र में शुरू हुए।
तो पहले हम क्या करते हैं, सारे जो स्टार्टअप है उनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल स्टार्टअप जितने भी हैं उनका यहाँ पे अपन सम कर लेते हैं। कितने दिए हैं भाई, ये 720 है, ये 560 है, ये सबको अपन को जोड़ना है। सीधा सा मतलब ये है, सारे स्टार्टअप निकालने के लिए अपन को इनको ऐड करना पड़ेगा भाई। तो ऐड कर लेते हैं। तो 720, 256, 650, इस तरह से लिख रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक 650 हो गया, फिर 324 और ये 560, इनको जोड़ दो फटाफट से। क्या आ जाएगा, देखो 6 और 4 ये 10 हो जाएगा। कैरी आपने 1 किया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो 5 और 5 10, 10 और ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 6 ये 21, ये 2 कैरी किया। यहाँ पे क्या होगा अब, 7 और 2 अपने पास 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका क्या आ गया, सम आ गया 2510। ठीक है, 2510 टोटल स्टार्टअप तो आ गए आपके पास। अब आगे क्या करना पड़ेगा, यात्रा क्षेत्र में क्या बोल रहा है वो, स्टार्टअप यात्रा क्षेत्र में। यात्रा मतलब क्या है भाई, जो है ट्रेवल, ट्रेवल का वो पूछना चाह रहा है ना, यात्रा क्षेत्र में। ठीक है, यात्रा के लिए हल्का वाला है, मतलब ये वाला 108। ठीक है, वो यात्रा क्षेत्र में शुरू किए गए। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, सक्सेसफुल वाले का ये देख लिया, ये गड़बड़ नहीं करनी अपन को। ये तो सिर्फ इसने अपन को क्या किया, डराने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, डराने के लिए दिया है, इसने पूछा अपन से जो है यात्रा क्षेत्र में, तो इसी वाले पाई चार्ट में देखना है अपन को। तो ये भाई ये है ट्रेवल वाला, लाइट कलर से जो दिया है ट्रेवल वाला है, ये यात्रा क्षेत्र का है, ये है 324। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी स्टार्टअप जो हुए उसमें से कितने % स्टार्टअप यात्रा में शुरू हुए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 324 तो आपको ट्रेवल के लिए लगे, और टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास में 2510। इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि पूछा किस में है, प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में देने के लिए अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पे। तो इससे अपना आ जाएगा यात्रा में जो भी क्या है, यात्रा में जो भी % था स्टार्टअप का वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नंबर सिस्टम पड़ा है उसका यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, तो ये भाई 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता। 2 से क्यों नहीं हो सकता, ये तो हो जाएगा सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे सम नहीं है, तो 2 वाला कैंसिल हो गया। 3 चेक करो, 3 में क्या करते हैं, डिजिट सम चेक करते हैं। डिजिट सम कैसे कि भाई 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 भी कैंसिल हो गया। 4 का देखो, 4 का जाएगा क्या, 4 का क्या बताया था, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के डिजिट है 51, 51 को आप देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है भाई, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो फिर अब 5 में भी नहीं जा रहा, तो अब आप क्या करो, डायरेक्ट आप क्या करो, ये सब चेक करने की जगह, ठीक है, किसी से कट रहा होता तो काट लेते। अब आप क्या करो, 251 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 251 से डिवाइड करोगे 3240। अब देखो 1 तो सब में है, क्योंकि भाई एक बार तो भाग जाएगा ही ना, 250 एकम 250 बोलेंगे, 1 से गुणा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 में तो जाएगा। अब इसने बहुत ही पास के ऑप्शन दे दिए, यहाँ 13 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, तो आपको भाई यहाँ पे गुणा तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ये एक बार दे दिया अपन ने, तो 4 में से 1 गया 3, और 12 में से 5 गई, ये हो गया 7, और इधर आ गया ये 0। अब अपन को लाना है 730, अब 730 लाना है। अब आप देखो 25 का टेबल जानते हो अगर, तो 25 दूनी तो 50 होता है, 25 × 75 होता है। अब 25 दूनी तो 50, 25 × 75, यहाँ 75 से कम है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 बार ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और ये 502 आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये भाई 2 बार भाग दे दिया, 502 भी आ गया। अब इसको ये अपन ने लिख लिया, 10 में से 2 गए 8 आ गए, और यहाँ पे अपने पास 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, 7 में से 5 गए 2। अब 228 आ गया, लेकिन अब तो भाग नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया भाई 251, ये 228 ही रह गया। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये 13 वाले ऑप्शन तो आपके देखते ही कट हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 19 और 91 दे दिया। देखो कितना इन्होंने वो किया है। अब आपको यहाँ तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अपन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो एक बार थोड़ी जाएगा भाग, एक बार नहीं जाएगा यहाँ पे भाई, कम से कम जो है 9 बार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 नाम कितने होते हैं, 25 नाम अपने 225 होते हैं, तो उस 9 बार इसमें भाग जाएगा, तो आराम से आप जो है ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे यहाँ पे। अब ये सारी जो कैलकुलेशन आना भाई, ये तो आपको इनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे।
अब आप कहेंगे कि भाई ये तो देखते ही हो जाना चाहिए, तो एग्जामिनर ने ऑप्शन भी तो ऐसे दिए 13.12, 13.21, 12.19, 12.91। कोई तुक्का भी नहीं लगा सकता जल्दी से, थोड़ा बहुत तो उसको आना चाहिए कि भाई 25 है, 25 एक बार जाएगा, फिर अपन ऐसे करेंगे तो 2 बार भी जाएगा। अब जो है फिर अपन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक बार नहीं जाएगा क्योंकि 0 लगा दिया, तो ये लगभग किसके पास पहुँच गया, 225 के पास। और 225 जो है 25 नाम 225, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करके इस तक पहुँच सकते थे। और ये जो दिया था ना, ये उल्लू बनाने के लिए दिया था कि आप जो है क्वेश्चन में फंस जाओ कि ये दिया क्यों है, इसका भी यूज़ करना है क्या कहीं ना कहीं, तो कुछ भी यूज़ नहीं करना है इसका, बस ऐसे ही दे दिया डराने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दिया गया पाई चार्ट 7 अलग अलग कंपनी की बिक्री को दर्शाता है और इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। भाई टोटल जो बिक्री है उसकी वो कितनी है, 2880। ये इन्होंने दे दिया अपन को पहले से ही, बढ़िया है, अपन को कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, एक विशेष कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संबंध में डिग्री के रूप में दर्शाया है। तो ये जो दिया हुआ है भाई इन्होंने DEFGHIJ, तो ये बताया है कि भाई डार्क ब्लू वाला तो ये है डी अपना, ठीक है, और ये ब्लैंक वाला है ई, और ये जो है ये है अपना एफ, ये लाइट वाला कौन सा है, ये है जी, एच में ये लाइन बनी हुई है सिंपल स्ट्रेट लाइन एक, इसमें डार्क किया हुआ है और 4 लाइन है, तो ये वाला अपना आई है, और ये जो लहरदार सा लग रहा है भाई ये है जे। ये तो आपको ग्राफ देख के समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप फिर आगे की बात समझ पाएंगे। चलिए तो अब क्या बोल रहा है वो, ये तो आपको पाई चार्ट देखना आ गया इसका मतलब, तो ठीक है। क्या बोल रहा है अब वो, जी और एच की औसत बिक्री, जी और एच की औसत बिक्री। जी कहाँ है भाई, जी है ये रहा, ये वाला जी है, और एच ये रहा, ओके। इनकी औसत बिक्री, औसत वर्ड का मतलब अभी बताया भैया मैंने आपको, क्या बताया है, एवरेज। एवरेज करना है 2 नंबर का, 2 नंबर क्या है, जी और एच, तो इन दोनों को क्या करो, जोड़ लो। 73 डिग्री दिया है एंगल, और ये दिया है। अब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 ही संख्या है इसलिए 2 का भाग दिया। 3 संख्या होती तो तीनों को यहाँ जोड़ते और 3 का भाग देते। 4 संख्या होती, चारों को जोड़ते, 4 का भाग देते। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा 2 का ही भाग देना है। भाई 2 का भाग तब देना है जब 2 ही संख्या हो। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो नहीं करनी अपन को। अब 3 और 3 6 हो गया, और ये 7 और 1 8 हो गया, तो इसका आधा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 43 डिग्री जो है ये किसकी बिक्री आ गई, जी और एच की औसत जो सेल है बिक्री, ये अपने पास आ चुकी है। पहली बात अपन ने यहाँ से पढ़ ली, समझ ली, कैलकुलेट भी कर ली। दूसरी क्या बोल रहा है, डी और आई की औसत बिक्री, डी और आई। अब डी कहाँ है जी, डी ये है जी, आई है ये रहा, ठीक है, इन दोनों की औसत बिक्री। तो अब डी और आई की भी अपन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज जो है बिक्री ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपकी बार, ये जो 17 डिग्री है और 53 इनको जोड़ के इनका क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 और 3 10, और 1 आया, 5 और 1 6, और 1 7। ठीक है, 70 का आधा 35 डिग्री। अब यहाँ तक तो हो गया है। अब क्या बोला है आगे, आगे क्या बोलता है कि भाई डी और आई की औसत बिक्री हो गई, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब क्या कहा उनने कि भाई ये तो आपने निकाल लिया, ये कितना आया 43 डिग्री आया, ये डी और आई की औसत बिक्री भी निकाल ली, ये आई 35 डिग्री। तो इनकी जो औसत डिग्री है वो डी और आई की औसत बिक्री से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो अधिक और कम जब पूछे तो पहले तो ये जो दोनों है ना, इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, इनका डिफरेंस अंतर जो है वो फाइंड आउट कर लो। तो फाइंड आउट करने के लिए 43 में से 35 घटाना तो आना चाहिए ना। अब देखो 35 में से अपन ये मान लो कि 40 है, यहाँ पे जल्दी से मतलब मन में करने के लिए बता रही हूँ मैं, यहाँ पे 40 है और ये 3 है, तो 35 में से 40 तो आप पता है भाई 5 है, और ये 3 एक्स्ट्रा है तो ये 3, तो ये 8 हो गया ना आपके पास। अब आप ऐसे मत करना, वहाँ पे क्या लिखने लग जाओ, वहाँ पे 43 माइनस 35, फिर 13 में से 5 गए तो फिर उंगलियों पे गिन रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो भाई क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आराम से होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपना समय बचाना सीखो। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस में जो है आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन ये, तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा फिर वो बेसिक तरीके से ही करोगे एग्जाम में भी। तो ये हमने क्या कर लिया, इनका डिफरेंस तो फाइंड आउट कर लिया। अब लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है जी, तो 8 लिखा हमने, ये तो डिफरेंस आया। ठीक है, और इसमें डिवाइड किसका करेंगे, जिसका अपन से पूछा है, जिससे पूछा है ना उसको डिवाइड करेंगे, मतलब डी और आई का जो है उससे डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत बोल दिया तो फिर गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये 800/35। अब यहाँ पे 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, कैसे पता चला, लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 का भाग आराम से जाएगा, 10 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है जी। ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5, 3 बचा अपने पास में, 5 6 30, और ये हो गया अपने पास 160/7।
भाग दे लीजिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, फिर क्या हो जाएगा अपने पास में वापस से 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब की बार क्या बचेगा आपके पास में 6 बचेगा, ठीक है 6, और फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 8 आएगा, तो 22.8 जो है एक ही ऑप्शन में था यहाँ पे। वैसे 22 आते ही आप ये लगा सकते थे क्योंकि ऑप्शंस जो है दूर दूर के थे, आराम से आप ये कर सकते थे, ठीक है। तो यही आएगा इसका आंसर। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके बोलने के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करते जानी है। क्वेश्चन आपसे 100% सही ही सॉल्व होगा। मैथ में तुक्के जो है नहीं चलते हैं भाई, मैथ में तुक्के नहीं चलते, आता है तो सही आंसर आता है, और अगर गलत आया तो आपने ही कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक बार आप इंग्लिश में भी ज़रूर देख लेना पेपर में। कभी कभी भाई हिंदी में जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और उसको जो है पहले ही लिखा रहता है कि भाई इंग्लिश वाला ही मान्य रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि हिंदी में तो पढ़ें, साथ में एक बार इंग्लिश में भी देखने की कोशिश करें कि भाई कोई जो है जैसे डिजिट वगैरह चेंज तो नहीं है, ठीक है। कम से कम इतना तो आप देख सकते हो। बाकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर डिजिट एटलीस्ट आप चेक करें, ठीक है। ये हो गया अपने पास में ये क्वेश्चन। क्या बोला था भाई, इनकी औसत बिक्री इससे कितनी अधिक है, तो जिससे अधिक है ना उसी को डिवाइड करना है, ठीक है। जिससे पूछा जाए ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या आएगा अंतर। ये देखिए अब ये एक और क्वेश्चन कीजिए। वृत्त आलेख में ये 8 कंपनी दी हुई है अलग अलग ए से लेके एच तक, और ट्रकों की बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। अब बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या तो कितनी है 4000 है, ठीक है 4000 है। विशेष कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों को ये सब प्रतिशत के रूप में दर्शाया, ठीक है। अब ये सब इन्होंने दिया हुआ है, ए अपना ये है, ठीक है, बी ये है, सी कहाँ है ये सी है, डी है ये ई है, ये एफ है, और ये जी है, ये एच है, ठीक है। ये तो अपने ने लिख लिया समझ के। ये मैंने पूरा जैसे दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसे सीक्वेंस में ही दिया है, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है वो। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो पढ़ते हैं। तो बी सी एफ और एच क्या क्या दिया है उसने, बी गोला करते जाना है, ठीक है, जो पढ़ते जाओ और गोला करते जाओ। क्या क्या पूछा है, बी सी एफ और एच, ये है साहब। पहला तो ये पूछा इनके द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी कंपनियों द्वारा बेचे की गए ट्रकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सभी कंपनियों के बेचे गए ट्रकों की संख्या तो अपन को क्या है, ये क्या दी हुई है क्या अपन को, ये बताइए। तो सभी कंपनी के बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देखो हर चीज़ जो भाई टोटल होती है वो कितनी होती है 100% ही होती है, ठीक है 100%। अपन बोल देते हैं कि नहीं मैं तो 200%, 200%, 400% एफर्ट लगा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी चीज़ 100% ही होती है, अपन ऐसे ही बोल देते हैं वो, ठीक है, वो बोलने की बात अलग है। इन्होंने पूछा है कि पहले आप जो अपन को ये है ना बी सी एफ और एच इनको कैलकुलेट करो, तो करो भाई। ये बी है अपना 27%, सी है 18%, एफ है 7% और एच है 14%। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है आपको सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जोड़ना है, तो जोड़िए फटाफट से। देखो 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 4 अपने पास 19, 19 और 7 जो है ये क्या हो जाएंगे अपने पास में 26, ठीक है। तो अपन ने ये लिखा 6, ये 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो ये हो गया 66% अपना। ये तो क्या हो गया, ये बी सी एफ और एच इन चारों का क्या हो गया, इन्होंने जितने भी भाई क्या करें ट्रक बेचे उनका परसेंटेज हो गया। लेकिन पूछा क्या है भाई, इनके द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या टोटल जितने कंपनी ने ट्रक बेचे उनसे कितना प्रतिशत कम है। कम ज़्यादा पूछे तो क्या बताया मैंने, डिफरेंस करना है किसका, इसका इससे डिफरेंस। ये टोटल कितना है भाई, टोटल हमेशा 100%, 100% में से इन चारों ने मिलके बनाए 66%। इनका डिफरेंस अगर करेंगे 100 में से 66 अपन घटाएंगे, तो 100 में से 66 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 44 बच जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन अब देख लो आराम से। सॉरी 44 नहीं, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी ना, 34, ठीक है। तो 34% आ जाएगा भाई। ये जो 44 मैंने लिखा, ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है एग्जाम में, तो एक बार अपन को अलर्ट होना है। अगर यहाँ पे 44 वो दे देता तो फिर अपना गलत हो जाता भाई, अपन वही लगाए थे। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसी गलतियाँ आपसे एग्जाम में ना हो। अभी तो अपन ने ठीक कर ली, पर एग्जाम में हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो चुका है इसका। अब ये लास्ट क्वेश्चन और है पाई चार्ट का, जो भी देख लीजिए। विभिन्न मदों पर एक परिवार का मासिक व्यय ये है। क्या किया भाई उसने, शिक्षा पे, परिवहन पे, किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, ये पूछ लिया उसने आपसे, ठीक है। तो किराया जो है, किराए को इन्होंने शो किया है इससे,
ठीक है। ये जो लाइनिंग सी है इससे इन्होंने किराए को शो किया। ये है किस पे, एजुकेशन पे डॉट डॉट से। भोजन ये रहा आपका लाइट वाला जो दिख रहा है। यातायात में ये क्रॉस वाला है, ठीक है। ये है ट्रैफिक, लिख लेते हैं इसको। और बचत में ये डार्क सेविंग हो गया। और ये विविध मतलब ये ब्लैंक, ठीक है। विविध खर्च जो भी अन्य खर्च बचा वो इसने इस पे कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने भाई, एजुकेशन और परिवहन और किराया। तो एजुकेशन कहाँ है, ये रहा। परिवहन कहाँ है, ये रहा परिवहन, ट्रैफिक, यातायात, ठीक है। और किराया जो है, किराए पर खर्च, ये रहा। इन तीनों को जोड़ लो फटाफट से। तो 60 हो गया, 70 हो गया और 50 हो गया, ठीक है। तो इनको जोड़ो फटाफट से। अब देखो इनको क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, 5 और 7 12, 12 और 6 18, ठीक है। ये भी ठीक है तरीका, बुरा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ तो दिख रहा था कि भाई ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। तो क्यों ना हम इनको क्या करें, 60 60 ही बना दें। तो 60 60 कैसे बनाओगे, इसको यहाँ पे 10 दे दोगे तो ये भी 60 की तरह दिखने लगेगा। और ये तो 60 हो ही जाएगा और ये ऑलरेडी 60 है। तो 6 मतलब 60 × 3 तो भी 180 आएगा ना। तो थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन जो है ना उनके साथ भी अगर आप क्या करना चाहो, खेलना चाहो तो खेल सकते हो, वरना सिंपल तरीका, बेसिक तरीका तो सभी करेंगे, आप भी करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ेगी अगर आप ऐसे करते चले जाओगे। अभी शुरू में आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे तो क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम ऐसे क्यों करें। तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एंगल्स दिए हुए थे अपन को, कोण। अब की बार कोण में था, प्रतिशत में नहीं था मामला। तो ये प्रतिशत में अपने नहीं है भाई, कोण अपना आ गया है इन तीनों का। इन्होंने पूछा प्रतिशत में लेकिन आंसर, ठीक है। दिया तो कोण में है और पूछा है प्रतिशत में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और टोटल जो है, टोटल ये कितना होता है भाई, इनका सेंट्रल सम मतलब केंद्रीय कोण का योग कितना होता है हमेशा। तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। केंद्रीय कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये जो सारे दिए हुए हैं ना, इनका जोड़ लो एक बार में, आपके पास 360 डिग्री ही आएगा। तो ये जोड़ना आपका काम है, वेरीफाई करना आपका काम है, ठीक है। इसको आप जोड़ो आराम से, 360 ही आएगा। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो पूरी राशि आपने कैलकुलेट की तीनों की, ये कुल कमाई का कितना % है। अब तीनों जो अपन को दी है ये 180, और ये पूछा किसका, कुल कमाई। कुल कमाई कितनी है ये, तो जिससे पूछा जाए उसको डिवाइड, तो 360 से डिवाइड किया। पूछ लिया परसेंटेज में तो गुणा तो 100 से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से गुणा, ये कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 पंजा 10, ठीक। तो 50% अपना आंसर है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे ये तो पूछ लिया तीनों का जोड़ के, एक भी पूछ सकता था कि भाई आप ये बताइए हमें कि बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया है। तो आप क्या करते, 70/360 × 100। तो आपके पास आ जाता एजुकेशन का क्या प्रतिशत। यहाँ पे 2 का पूछ लेता इन दोनों का, तो आप क्या कर लेते, 65 + 50/360 और गुणा 100। तो आपके पास क्या आता, भोजन और यातायात जो है उसका खर्चा आ जाता परसेंटेज में। तो जो पूछा जाए वैसे करते जाना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसे क्वेश्चन आ गए मतलब आपकी किस्मत बहुत ही बढ़िया है और इनमें आपके फ्री के नंबर हैं। पाई चार्ट के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दूँ, 15 करा दूँ, कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है ना। अब आपका काम है इनको प्रैक्टिस करना। जहाँ से भी आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन मिले उनको उठाइए और सोल्व कीजिए, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका क्या था, ये था दोहरा दंड आलेख। ये अपन ने कल देखा था। तो कल भाई मैंने थोड़ा सा इसको आपको गलत बता दिया। कैसे बता दिया था कि ये था अपने एक चार्ट, और मैंने थोड़ा सा ऐसे गैप में बता दिया था जल्दबाजी में। तो भाई इसमें है ना गैप नहीं रहता, 2 जो है ना 2 बार एक साथ रहते हैं और एक ही चीज़ को बताते हैं। फिर गैप रहेगा ना वो अलग चीज़ को बताएगा, जैसे ये ए के लिए है, ये बी के लिए। तो ये आप इससे समझ सकते हो पहली बात तो। और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोहरा दंड आलेख है, बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ है, कैसे पता चल रहा है भाई, यहाँ पे अलग से कोई भी गैप नहीं है और इनकी जो भी क्या है बराबर गैप है इनके बीच में, ठीक है। तो ये तो आपसे नहीं पूछा जा रहा पर मैंने बता दिया है कि ये दोहरा दंड आलेख है आपका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दंड आलेख दिया है, क्या दिया है दंड आलेख में, आयात निर्यात दिया है लाख रुपए में खर्चे में, ठीक है। जो ये आपको दिया हुआ है, ये जो डार्क वाला है ये तो क्या है, आयात है आपका, और निर्यात ये जो थोड़ा सा लाइट वाला है इधर, ये दोनों दिया हुआ है ना। और ये जो है कितने में है, लाख रुपए में है, ठीक है। अब ये लाख ज़्यादा जीरो हो जाती ना, इसलिए इन्होंने लिखा 200 लाख 400 ऐसे। अब पूछा जो है वो देखो आप, तो 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान आयात में कितने % वृद्धि की जाती है।
क्या बोला है 15-16, 15-16 का ग्राफ यहाँ है, ठीक है। इसकी तुलना में 16-17, 16-17 यहाँ है। इन दोनों से काम है, इनका कोई लेना देना नहीं है अपन को क्वेश्चन में अभी, ठीक है। तो 15-16 का देखो पहले तो 15-16 में वो क्या कह रहा है अपन से, तो ये 15-16 में हमें क्या करना है, आयात में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, ओनली आयात में, ठीक है। ये क्या है, निर्यात, इसको नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, सिर्फ आपको डार्क वाले को ही देखना है, ओके। दोनों में ही 15-16 में भी 16-17 में आयात मतलब जो डार्क कलर से है ना वो देखना है, ठीक है। आयात में यहाँ पे 15-16 में है 738, ठीक है। और यहाँ पे 16-17 में कितना है आयात में ही, ये है 1200, ठीक है। तो ये आयात में हो गया है 1200। क्या पूछा है इन्होंने, आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। तो पहले क्या करना, वृद्धि या कमी पूछे, डिफरेंस करो इन दोनों का। तो 1200 में से 738 घटाओ, ठीक है। 1200 में से 738 घटाओ, तो 1200 में से देखो सबसे पहले तो क्या कर लो, 700 घटा लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास में। लेकिन देखो 700 तो घटाओगे, चलो आप बेसिक तरीके से ही कर लो पहले। 1200 में से 738 घटाए, 10 में से 8 गए, 2 हो गए, 9 में से 2 गए, ये 6, 9 में से 3 6 हो गए, यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 7 जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। तो 462 इनका भाई क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। 462 डिफरेंस आया। अब क्या पूछा, 2015-16 की तुलना में 16-17 के दौरान। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जिसकी तुलना में क्या है, जिसकी तुलना में वृद्धि या कमी पूछी जाए उसी से डिवाइड करना है, जिससे, जिसकी तुलना में, इस ऐसे तरह के शब्द रहना तो उन पर ध्यान देना है थोड़ा सा। तो अब हमें क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, डिफरेंस लेना है ऊपर तो, ठीक है। और यहाँ पे जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना मतलब है ना, तो ये हो गया और गुणा 100। तो अंतर कितना आया 462, और किसकी तुलना में है, तो 15-16 की तुलना में, मतलब ये 738 से भाग देना है, गुणा कर देना है 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, आप ध्यान दोगे अगर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो आराम से कर सकते हो, 2 से ही कर लो। तो 2 तिये 6, 2 छिक्की 12 और 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2, ये हो गया अपने पास में। अब आगे भी ये डिवाइड होगा क्या, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट सम नहीं है। 3 से होगा क्या, तो 3 से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 9 और 9 18, 18 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भाग इसमें और चला जाएगा, तो 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 3 7 21 और 2 बचा, 3 7 21, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 3 से क्यों नहीं है, ये तो डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, 7 और 7 14 ही है, 4 से भी नहीं है, 5 से नहीं है। तो अब आप क्या करो, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो, 77 गुणा ये 100 कर लो, तो 7700 बटा 123। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, क्या दिमाग लगाओगे कि 12 का पहाड़ा पढ़ो, 3 को भूल जाओ अभी, ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का पहाड़ा याद है, तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72, ठीक है। 12 छिक्की 72, तो 6 बार तो जाएगा, तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन अब इन्होंने भाई 6 वाले ही ऑप्शन दे दिए 3, तो अब तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। तो 123 गुणा क्या करना है अपन को 6, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72 सॉरी, तो 6 तिये 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, और ये क्या आया अपने पास 7, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लो भाई, करना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर देना है, ठीक है। तो ये लिखा हमने क्या 6, और यहाँ आया 738, घटा 2 7, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, यहाँ 0 अपन ने ऐसे लिख लिया। अब देख सकते हो, आराम से देख सकते हो कि 12 दूनी क्या होता है भाई 24 होता है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 360 320 है, और यहाँ पे 3 भी तो है, इससे गुणा होगा, तो बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, 12 दूनी 24 ही करना पड़ेगा, और 2 वाला एक ही था, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 65, तो ये गलत, ये भी गलत। एक स्टेप में आंसर आपका 100% जो है सही आ चुका है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरा ही वेरीफाई कर रहे हैं, इतना दिया है ना एक ऑप्शन में, आराम से सही है, इतना करो, आगे बढ़ो आराम से कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी और मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस उसी तरह से होगा, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंट कुछ है नहीं, पर आपको देख के थोड़ा सा डर लग सकता है कि ये क्या पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये बार ग्राफ ही दिया है, इसमें कंपनी के व्यय के परसेंटेज दिए हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो बुनियादी ढांचे पे कितने परसेंट खर्च किया, 20%, परिवहन ट्रैफिक पे 12.5%, एडवर्टाइजमेंट पे 15%, ऐसे ही टैक्स पे 10%, शोध विकास पे 5%, वेतन पे 20% और लोन पे ऋण पर 17.5%। अब ये तो ग्राफ देखना आपको आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ऋण पर ब्याज की धनराशि 3.15 करोड़ है, ऋण पर ब्याज यहाँ है ना, और इस पे धनराशि कितनी है, 3.15 करोड़। आगे क्या बोला, तो वेतन, कर और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल धनराशि कितनी है ये बतानी है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दिया है ना 17.5 तो प्रतिशत है, ये तो प्रतिशत में दिया, लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, एग्जैक्ट जो है अमाउंट ही बता दिया आपको कि भाई लोन पे जो भाई ब्याज पे धनराशि है वो कितनी है, तो ये है 3.15 करोड़। और पूछ लिया क्या, वेतन पे, कर पे और बुनियादी ढांचे पे। वेतन कहाँ है आपका भाई, ये वेतन रहा, ये कर रहा और बुनियादी ढांचा ये रहा। इन तीनों का लिख लेते हैं। वेतन पे 20%, कर पे 10% और बुनियादी ढांचे पे 20%, तो ये कितना हो गया अपने पास, 50% हो गया, ठीक है। ये वाली धनराशि पूछी है, धनराशि पूछी है मतलब करोड़ों में आंसर पूछा है आपसे, ठीक है। परसेंटेज में तो ये है, आंसर पूछा है करोड़ में। अब क्या हिंट मिल रही है हमें, ये हिंट हमें मिल रही है कि भाई ये जो ऋण पर राशि दी है वो परसेंटेज में तो ग्राफ में दिया है और ये एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन में दे दी, तो क्या हम इससे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं तो जो 1% की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे उसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ये आपको समझना था यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करोगे, 1% के लिए ये 3.15 करोड़ तो है ही, इसको डिवाइड किससे कर दो, ये 17.5 से कर दो, तो यहाँ पे 1% बच जाएगा ना, ठीक है। तो 17.5 से अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे क्या होगा अपने पास में, यहाँ पे तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे अपन को वैसे कर सकते हैं डिवाइड करके डायरेक्ट, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इसको पॉइंट हटा लो, करोड़ को भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे लगेगी 2 जीरो, क्योंकि दो संख्याओं के बाद में है। यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ 1 जीरो, तो 10 से ये 1 कैंसिल। अब क्या बच गया, 315/1750। इसको 5 से काट लो, ठीक है। तो 5 6 30, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 2 बचा, 5 25 और ये 0। अब क्या करें, 7 का भाग जा रहा है, 7 नाम 63 और 7 पंजे 35, क्या आया 9/50 आ गया, 9/50 आ गया। अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे ये है अपने पास और 1% की वैल्यू पूछी है ना। अब 1% की तो ये 9/50 हो गई, ठीक है, 9/50 करोड़। अब हमें क्या करना है, ये 50% की वैल्यू चाहिए, तो 50% की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपके पास क्या आया, 50% को गुणा किससे करना पड़ेगा, 1% से। अगर करेंगे तो भाई इसको 50% ही तो बोल रहे हैं ना, तो 50 × 1% की वैल्यू क्या है, 9/50 करोड़, ठीक। 50 से 50 कैंसिल, आंसर आया 9 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन में दिया है फर्स्ट में ही, ठीक है। तो बस यही आपको करनी है, छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। अब कोई क्या कर सकता है यहाँ पे भाई 100% की वैल्यू निकालेगा, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 9/50 × 100, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 करोड़ आएगा और 18 करोड़ आएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, 18 पंजे 90 और उस तरह से गुणा करके भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी करिए आंसर आपका सेम ही आएगा, जैसे आपको ये कैलकुलेशन ईजी लगती है वैसे आप आराम से इसको कर सकते हो। ये लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मुझे ध्यान नहीं था पहले, ये भी क्वेश्चन है अब लेकिन अपने पास में, तो इसको भी कर ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़े, ये पूरा मान जाएगा फिर, और यही आ गया तो देखो ये इस तरह भी पूछ सकता है आपके पास टेबल फॉर्म में देखे कि 6 तरह के यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं, 5 सब्जेक्ट होंगे उनके पास में, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई, ठीक है, और ये हो गया, ये भी साइंस ही है, और ये SST, ठीक है। साइंस में 2 तरह के हैं यहाँ पे, 80 में से और 75 में से नंबर बच्चे हैं आपके पास में, 6 कैटेगरी में डिवाइड हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, जो पूछा है ना वो देखो बस आप, तो उसके अकॉर्डिंग ही टेबल का यूज करना है, पूरा टेबल अपने काम नहीं आएगा, जो पूछा है ना उसको देखना है। छात्र ई द्वारा सभी 5 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं, ठीक है। छात्र ई कहाँ है भाई, ये रहे ई जी, ई ये है, इनके द्वारा सभी 5 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे और ऑप्शन में ढूंढेंगे कि क्या आंसर है। तो ये
गड़बड़ नहीं करनी। ये कब चलेगा, जब भाई बच्चे के मार्क्स सेम हो, मतलब 100 में से ही हो। अब यहाँ क्या दिया है, अंग्रेजी में तो 50 में से नंबर दिए हैं, गणित में 150 में से, विज्ञान में 80 में से भी है, 75 में से, और SST में 100 में से। तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो बच्चे के नंबर दिए हुए हैं ना अपन को, इनका क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को नंबर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आप देखोगे कि 50 में से 54 कैसे आ गई है, तो ये सब परसेंटेज में है भाई, ठीक है। ये परसेंटेज में, थोड़ा सा आप ये यहाँ पे लिख लेना, नहीं भी लिखे तो आपको समझना है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझते हुए भी चलना है। तो देखो पहले अपन इसका कैलकुलेट करेंगे, इंग्लिश में उसके कितने नंबर है, ठीक है। तो 54% उसके नंबर है, कितने में से है, 54% नंबर है उसके, कितने में से, 50 में से। तो 54/100 गुणा ये 50। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 54 गुणा 50/100, तो 50 दूनी ये 100, और इसका आधा हो जाएगा 27, ठीक है। ऐसे ही अब हम गणित के नंबर निकाल लेते हैं इसके। तो गणित में इसने क्या किया, 64% है यहाँ पे, तो 64/100, और गुणा किससे करेंगे, 150 से, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 0 कट, यहाँ पे 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 का आधा यहाँ मतलब 62 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32 × 3, तो ये आएगा 96। तो 96 नंबर इसने लिए हैं मैथ्स में। अब साइंस की बात करें, तो साइंस में क्या हो जाएगा, 55%, तो 55/100 और इंटू 80, ठीक है, इंटू ये 80, तो ये हो जाएगा 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 5 से 1 बार, ठीक है। तो 11 × 4, तो साइंस में इसने इतने 44 नंबर लिए यहाँ से। अब इधर 75 में से दिए, तो साइंस 2 लिख लेते हैं। साइंस 2 में क्या किया, 72%, तो 72% को अपन ने फ्रैक्शन में बदला, तो ये 100 का भाग दिया, और गुणा किससे करेंगे, 75 से, ठीक, 75 से गुणा कर दिया है। अब 25 दिए 75, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, और 4 अठू 32, 18 दिए कितने हो जाएंगे, 18 × 3 = 54 हो जाएंगे, ठीक। अब लास्ट में बचा है ये अगेन SST में, SST में 100% में से, मतलब 100 में से है, तो इसमें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वही आ जाएगा 85/100 × 100, तो ये कैंसिल, तो 85। अब ये सब कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक। क्या पूछ लिया आप, इनके प्राप्त अंक कितने हैं, तो बस अब कुछ नहीं करना। अब ये जो 27 आया, 96 आया, 44, 54 और 85, इनको जोड़ना है बस, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, 27, 96, 44, 54 और 85, इनको जोड़ दो और काम हो गया बस अपना, ठीक है। तो यहाँ पे करते चलिए जोड़, क्या हो जाएगा, देखो 6 और 4 ये 10 हो गया, और ये 5 और 4 9। अब 5 और 4 9 है, अब इसको एक 10 कैसे बना सकते हैं, इससे एक उधार ले लो, तो 10 और 10 20 हो गया। अब 20 में 6 जोड़ दो, तो ये 6 हो गया। 6 एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट या आंसर है, और पूरा करना है तो यहाँ पे 2 कैरी कर लो। 2 कैरी करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 9, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 13, 13 और 4 17, 17 और 5, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 और 8 हो जाएगा 30। ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने देखो मेरी तरफ से पूरा 100% करवाने की कोशिश की है। अब आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे, थ्योरी में से पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, इसके अलावा भी अगर आप अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, इधर उधर वीडियोस देखते रहोगे, भटकते रहोगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। देखो ठीक है, विश्वास तो आपको बना के चलना पड़ेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अपन MCQ में भी रखेंगे, ठीक है, MCQ में भी रखेंगे। अभी तक तो देखो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पाई चार्ट में से पूछ लिए, पर ये भी उसी का पार्ट है, तो वो पूछ ले तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, डाटा शब्द जब दे दिया आपको, डाटा शब्द, डाटा का संकलन वगैरह, तो वो इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई डाटा का कलेक्शन ही दिया था, डाटा का आपने तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिया था, ये क्यों पूछ लिया आपने। तो ऐसा आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, ना RPSC आपकी बात सुनेगी। तो आपकी भलाई इसी में है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास कीजिए और उसी को रिकॉल कीजिए, और उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो है RPSC कुछ भी कर सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि भाई आपको हर जो चीज़ है ना उसके लिए तैयार खड़े रहना है। अभी आपके पास ऑलरेडी 5 महीने का लगभग समय है। 5 महीने में आराम से बहुत सी चीज़ें आप और अच्छी आपकी कर सकते हो। अपना सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, एक क्लास 4 बची है बस आपकी, आपका सिलेबस डन है मेरी तरफ से। तो अब आप कितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक बार लास्ट में आप देख लीजिए कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो सांख्यिकी में अपन ने कल ये स्टार्ट किया था, डाटा का संकलन वगैरह करना है। तो सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि जो सांख्यिकी है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डाटा का क्या करते हैं, संकलन करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, ये अपनी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है।
तो ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि भाई कैसे कैसे अरेंज करते हैं, तो अपन ने हाइट के अकॉर्डिंग देख लिया था उसको कैसे अपन अरेंज करें जिससे हम एक निष्कर्ष तक पहुँचे। तो मैंने उसका एग्जाम्पल आपको दिया था ये, ठीक है, ये आपने देख ही लिया था। फिर हमने देखा था आंकड़ों के स्रोत, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में ये है कि पहली बार जिस चीज़ की अपन क्या करें, जानकारी प्राप्त करें, वो क्या है, अपने प्राथमिक स्रोत हो जाते हैं, जिसमें SIR का, जनगणना का, ये सब एग्जाम्पल मैंने दिए थे। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, यहाँ से ही कोई आपके आंकड़े उठा ले और उसका यूज़ करे तो वो हो जाएगा, जैसे टेलीकॉम कंपनी वगैरह है तो वो आपके जो भी डाटा है वो आपको किसी और को दे देती है, तो उनके लिए वो डाटा सेकेंडरी होते हैं, वो खुद जाके घर पे ना तो सर्वे करते हैं। और जैसे SIR के जो आंकड़े हैं वो भी सरकार के लिए क्या है, सेकेंडरी हैं, क्योंकि सरकार ने खुद आके गणना नहीं की है, किसी से करवाई है। तो ये हो गया है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए थे कि प्राथमिक द्वितीयक में अपने क्या हो जाएंगे, द्वितीयक में पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड है। पब्लिश्ड में वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पब्लिश आर्टिकल करती है, अर्ध सरकारी प्रशासन, मैगजीन, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। और आगे देखा अपन ने कि ये क्वेश्चंस देख लिए थे, पत्रिकाएं वगैरह और ये सब, ये अपने किस में आते हैं, सरकारी में आते हैं, सॉरी सेकेंडरी में आते हैं। अब आगे हमने देखा ये ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में मैंने बताया ज्योमेट्रिकली बारंबारता और अब रेखीय ग्राफ। ज्योमेट्रिकली में बार ग्राफ अपन ने देख लिया, पाई चार्ट के खूब क्वेश्चन कर लिए, इन दोनों के खूब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बारंबारता में अपन ने आयत चित्र समझ लिया, 3 टाइप में डिवाइड करके भी देख लिया, ठीक है। इसको पर्टिकुलर 3 टाइप में डिवाइड करके समझ लिया है। बहुभुज देख लिया है। बहुभुज में अपन ने क्या देखा कि भाई ये जो अपन ने बहुभुज बनाया है इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो वो बहुभुज आवृत्ति हो जाता है। ओजाइव में क्या हो जाएगा, ओजाइव में हमने देखा क्या कि जो से कम और से अधिक वाली जो CF वाली बात थी वो हम इसमें करते हैं, ठीक है। ये ज्यामिति रूप आ गया आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में मैंने बताया कि ये सारे आयत के रूप में रहते हैं और यहाँ पे जो है इनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह सेम रहती है, बीच का गैप भी सेम रहता है, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे लंबी ऊंचाई मतलब वो बहुलक है, बढ़ते घटते क्रम में भी इसको अपन लिख सकते हैं। एक विमीय आरेख होता है बार ग्राफ, समस्त दंडों की चौड़ाई समान, लंबाई चौड़ाई समान, एक दूसरे से सेम गैप होता है, बेस लाइन पर स्थित होते हैं, एक ही बेस लाइन पे। ये भी आपके दिया हुआ है RBS मतलब NCERT की बुक में। यहाँ पे पूछा नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो नवंबर का महीना ये रहा। कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो इसके सामने ये 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4। किस महीने में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ, तो सबसे लंबी हाइट इसकी है, इसे क्या है, अगस्त का महीना। तो कितने बच्चों का यहाँ पे किस महीने में सबसे ज़्यादा का जन्म हुआ, तो अगस्त। ये इस तरह से आंसर है। तो ये देखो नवंबर के महीने में 4 बच्चों का जन्म हुआ, अगस्त के महीने में इनका ये हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप आराम से NCERT एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन ने बार ग्राफ जो है इसके बारे में देखा, सरल दंडालेख, बहुगुणी, दोहरे दंडालेख। तो ये देखो दोहरे दंडालेख में थोड़ा सा मैंने ये गड़बड़ कर दी थी कल, इसको मैं सही कर देती हूँ, ठीक है। जैसा कि अपन ने आज देखा ये दोनों सेम रहेंगे और ये अब जैसे 2014 को दिखा रहे हैं तो इस तरह से ये बिल्कुल ये अब 2015 को दिखाएंगे सेम, मतलब ये ऐसे ग्रुप में चलेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, दोहरे दंड आलेख, बहुगुणी भी इसको बोल देते हैं। इसके बाद में है उपविभाजित, अंतर्विभक्त। अंतर्विभक्त में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं ये इंटरवल्स में। फिर प्रतिशत के आधार पे हो सकता है विचलन दंड आलेख। तो ये इनके टाइप है, नाम ध्यान रख सकते हो आप। आगे अपन ने देखा है वृत्तीय आलेख, पाई चार्ट, सर्कुलर डायग्राम। तो सर्कल के रूप में रहता है और सारे जो भी इसमें कोण रहते हैं, जितने भी कोण हैं उनका एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि हम एक सर्कल पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, और वापस चलते चलते यहीं आ जाएंगे, तो 360 डिग्री का अपन ने चक्कर लगा लिया है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंट्रल कोण का मान 360 डिग्री होता है। एक वृत्त को कई भागों में बांटकर अपन इसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई कोई चीज़ है उसको अपन को अलग अलग सापेक्ष मूल्यों में बांटना है, प्रस्तुत करना है, तो सबसे अच्छा चार्ट कौन सा होगा, ग्राफ कौन सा होगा, तो पाई चार्ट वृत्तीय आरेख आपका आंसर होता है वहाँ पर। ये एक द्विविमीय जो है आरेख है, इसमें अपन सर्किल के रूप में लिखते हैं, केंद्रीय कोणों का मान 360 होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे याद करने की सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये आपको याद करने का इच्छा हो तो कर लेना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको सोल्व करना सिखा दिया है, ठीक है। ये अपन ने और सीखा था कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। 35% ये सब दिया हुआ था और ये अपन ने कैलकुलेट कर ली थी छात्रों की संख्या, जैसे कि आज भी की है, ठीक है, वैसे ही किया है। छात्रों की संख्या कैलकुलेट करने का सेम ही तरीका है, चाहे आप यहाँ करो वहाँ करो। जो मैंने बताया था ना अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करके आए 56/100 और इतने में से नंबर है साइंस मैथ वाले, तो वही बात यहाँ पे पहले ही समझा चुकी थी मैं, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर अपन ने बच्चों के निकाल लिए और टोटल दिया था 60 छात्र है, तो 60 जो है ये आ गए, 60 सबको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। और इनका केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, जो ये है ना अपने पास में जितने भी नंबर हैं इनके, और वो कितने में से आए हैं, 60 में से, और एक एंगल जो है मतलब पूरा एंगल कितने का है, तो 360 डिग्री का, उससे गुणा कर दिया
तो बाकी चीज़ें ये सब वही है जो आपको समझ में आ चुकी है। ये ग्राफ भी अपन ने बना के देख लिया था। आज अपन ने ये देखा था कि आयत चित्र को कैसे कैसे लिखते हैं, हिस्टोग्राम को। तो ये है अपना आयत चित्र, इसमें कोई भी गैप नहीं रहता है। बार ग्राफ में गैप होता है, ठीक है, इसमें गैप नहीं होता। बार ग्राफ दंड ग्राफ में गैप होता है। बेसिक डिफरेंस यही है। ऊंचाई चौड़ाई वगैरह यहाँ पे जो है बराबर नहीं होती है, ठीक है। एक्स अक्ष पे ये लेते हैं, वाई अक्ष पे बारंबारता वगैरह लेते हैं। ऊंचाई जो है बारंबारता के समानुपाती होती है ना। फिर ये अपन ने सतत असतत देखा, जहाँ से एंड है वहीं से स्टार्ट है तो वो सतत है, जहाँ एंड है वहाँ से स्टार्ट नहीं है तो फिर वो असतत है। इतना सा समझना है। फिर 3 टाइप इनका देख लिया है, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब ग्रुप में बांटना, अवर्गीकृत मतलब ऐसे लिस्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने इसको समझ लिया आराम से। ये रहा अपना सतत वाला, समान अंतराल वाला। फिर वर्गीकृत, सतत और असमान अंतराल, ये है अपने पास फॉर्मूला। इसकी सहायता से अपन ने और जाके समझ लिया था एनसीईआरटी बुक में से। फिर ये लास्ट था असतत वाला, इसमें अपन को ये करना है, इसके अकॉर्डिंग भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वही बात आ गई वापस से अपने पास में आयत चित्र आ गया। ये इसको किक बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप है। 0 से अपन ने फिर डायरेक्ट 30.5 लिख दिया, फिर 5 का गैप चल रहा है, इसलिए इसको ऐसे टेढ़ी सी लाइन बना देते हैं बहुत ज़्यादा जंप को दिखाने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये वही एग्जाम्पल है 70 से अधिक वाला, ये 0 से 20 वाला सेकंड कैटेगरी वाला। तो ये पहले ऐसे था, ये गलत था, फिर इसको अपन ने सही किया, वो सब देख सकते हो। फिर आवृत्ति बहुभुज में अपन ने क्या बताया भाई, हिस्टोग्राम के जो भी है उसके मिड पॉइंट, हिस्टोग्राम के जितने आयत है उनके मिड पॉइंट को मिला देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये इस तरह का ग्राफ जो बनता है, ये मिड पॉइंट को मिला दिया अपन ने, तो ये अपने पास में क्या बन जाता है, इसको कहते हैं पॉलीगन या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फिर इसमें अगर अपन क्या करें, बिना आयत के और फ्री हैंड से, मतलब स्केल वगैरह की सहायता से न ले, अपनी मर्जी पड़े, जैसे अपन ने बिंदु मिला दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। पॉलीगन शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉलीगन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। अब ओजाई तोरण संचयी वक्र जो है ये दिखाया मैंने आपको, समझाया खूब। से कम से अधिक, से कम से अधिक में अपने ये आ जाएंगे, जो अपर लिमिट है उससे कम लिखते जाएंगे, ठीक है, और से अधिक में लोअर लिमिट से ज़्यादा इधर लिखते जाएंगे। फिर इसका टेबल पूरा समझा दिया है आपको, ये ग्राफ भी बता दिया। ग्राफ जहाँ पे कट होगा वहाँ उस बिंदु को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका फाइंड करने के लिए कौन सा ग्राफ काम में आता है, तो ओजाई तोरण या फिर क्या बोलते हैं इसको, और संचयी आवृत्ति वक्र, ठीक है। तो ये सब आपका आंसर होगा। एक बार पढ़ा होगा तो आपको आंसर फटाफट क्लिक करने में दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का रूप है, तो ऑप्शन थे दंड आरेख, आयत चित्र, वृत्तीय, पाई चार्ट, और दोनों 1, 3। तो आंसर क्या है यहाँ पे, दंड आरेख और पाई आरेख, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि रेखा चित्र जो है ये ज्यामिति रूप का टाइप है, ठीक है, ज्यामिति ज्योमेट्रिकल के टाइप ही तो देखा अपन ने, दंड आरेख और पाई चार्ट। तो पहला और तीसरा इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछा है कि पाई आरेख का दूसरा नाम क्या है, तो वृत्तीय रेखा है, ठीक है, रेखा की जगह ये आरेख है, ठीक है। बाकी ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। पाई चार्ट का ये एक क्वेश्चन कर लिया हमने, ये सेकंड कर लिया, सिखा दिया है कैसे क्या करना है, किसको भाग देना है, कैसे जोड़ना है। तो ये 4 क्वेश्चंस पाई चार्ट के, और 2 क्वेश्चंस लगभग हमने ये बार ग्राफ के करे हैं। 3, हाँ 2 इसके किए हैं, और एक ये बेसिक जो क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड कर लिया है। तो ये भी पूछा जाता है, ये वैसे तो DI डाटा इंटरप्रिटेशन में जाता है, पर पूछ ले तो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। गुणा भाग ही करना है, वो जो मार्क्स निकालने की बात थी वो यही थी। ये अगर पता है तो बस सबको जोड़ना है, बस ये आपकी क्लास थी। इसके अंदर अपन ने खूब सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, वापस से रिकॉल भी करा दिया है। इससे ज़्यादा भाई मैं आपके लिए नहीं कर सकती, बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और अपनी लास्ट क्लास होने वाली है, तो लास्ट क्लास जो है उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनका जो है थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला जो है वो, और कैसे क्वेश्चंस बने हैं ये सब, और PY के क्वेश्चंस भी अपन साथ में ही ले लेंगे। लगभग वैसे मैंने करवाए हुए हैं पहले, तो जो नए क्वेश्चन हैं वो अपन ले लेंगे, और बाकी के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास से भी देख लेना। तो लगभग वो भी क्लास आपकी 1 से 2 घंटे की होगी, और अपना सिलेबस मेरी तरफ से एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको जो है पूरा 100% जो है अपना प्रॉमिस निभा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप कैसा रिजल्ट देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और कितने साथियों तक अपनी क्लासेस को पहुंचाते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जो है उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए यहाँ पे काम करने का मन करता है। एक क्लास के पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है, क्वेश्चंस को ढूंढना, उनको अरेंज करना, इसके बाद में क्लास रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आपको एक लाइक करने में, कमेंट करने में भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हम शायद इतना सा तो डिज़र्व करते होंगे। तो आपका एक छोटा सा कमेंट ही हमारा दिन बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं देते हैं।
बाकी आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।